अ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अच्छा। अ, लियाकत अली, जरा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। करम अल्लाह का। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड तो बताए कि किस फील्ड से हैं, क्या पढ़ाई या क्या जॉब करते, काम क्या करते? सर मैं लॉयर हूँ और अच्छा, माशाल्लाह। 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लॉ की फील्ड कितने में। टाइम से? और लॉ की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 5 साल से ही मैं टैक्स एडवाइजर भी हूँ। मतलब टैक्स की माशाल्लाह, फील्ड से भी माशाल्लाह। अटैच हूँ। पाकिस्तानी जबरदस्त, टैक्स में जबरदस्त। देखता हूँ। जी जी। बेहतरीन, बेहतरीन। जमशेद साहब, आप जरा अपना तारुफ कराइएगा। अच्छा जी। तो हम थोड़ा सा अपने पिछले लेक्चर के बारे में, अगर आप लोग को कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा स्टार्ट में थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं, तो आप लोग अगर कोई प्रीवियस टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। हमने थोड़ा सा उसको देखा कि टैक्स रेट्स वगैरह को देखा कि टैक्स रेट्स वगैरह क्या होते हैं। और मतलब हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा कि भाई अगर इनकम पे हम किस तरह से टैक्स रेट्स अप्लाई करते हैं वगैरह। तो आप लोग अगर पिछले लेक्चर से, अगर आप क्लास में नहीं थे, आप लोगों ने लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, आप लोगों ने सुना होगा। कोई क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो जो हमने कल किया था, कि रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह देखना और ये चीजें देखना, अगर आप लोग को कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा, हमारा क्वेश्चन आंसर का ये तरीका हो कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपना रेज हैंड वाला ऑप्शन यूज करें, तो इंशाल्लाह मेरे पास यहाँ पे शो होता है, तो मैं आप लोग का नाम कॉल करूंगा और आप फिर तसल्ली से अपना क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन आंसर की आप लोग टेंशन नहीं लें, जिस तरह का क्वेश्चन होगा हम इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। तो जहाँ तक अगर हम थोड़ा सा बात करें कि हम प्रीवियस लेक्चर की, अगर हम थोड़ा सा उसको रिकैप करें कि उस पर हमने क्या चीज़ देखी कि हमारी जितनी भी इनकम्स होती हैं, अ, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा कि कौन सा बंदा जो है ना वो टैक्स के लिए एलिजिबल होगा। उसका हमने क्राइटेरिया पढ़ा कि भाई उसके लिए आपको यूके का रेजिडेंट होना पड़ेगा। यूके का रेजिडेंट होने के लिए कुछ इन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हुई थी, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, फॉरेन से लोग आते जाते हैं। तो उसके रिलेटेड हमने पढ़ा कि भाई ऑटोमेटिकली आप रेजिडेंट कैसे होंगे। और अगर आपको, आप ऑटोमेटिक रेजिडेंट या ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट में अगर फॉल नहीं करते हैं और आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो देन आपके पास एक सर्टन टाइज उन्होंने बताए हुए थे कि उनको आप देख लें। और उसमें फिर थोड़ी सी कंडीशंस थी कि आप जॉन जॉन से टाइज आप पूरे करते हैं। तो मैं जस्ट एक तरफ आप लोग को दोबारा से इसको रिव्यू देना चाहता हूँ। आप लोग सब, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग को भी नजर आए। ऑटोमेटिक ओवरसीज में हमने ये पढ़ा था। ऑटोमेटिक ओवरसीज से हमारा मतलब ये होगा कि अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन वो अप्लाई करता है, तो वो जो है ना वो उसे यूके का रेजिडेंट नहीं कंसिडर करेंगे और वो यूके के टैक्सेस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जिसमें था कि वो अगर किसी भी टैक्स ईयर में मैक्सिमम 15 दिन या उससे कम रहा हो तो वो नॉन रेजिडेंट है। या वो मैक्सिमम 45 डेज यूके में रहा हो लेकिन वो पिछले 3 सालों में कभी भी यूके का रेजिडेंट नहीं रहा हो, तो वो भी ऑटोमेटिकली ओवरसीज कहलाएगा और यूके के लिए वो टैक्सेस के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एक सेकंड दीजिए। ओके। अच्छा, थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या थी कि अगर हम ये देखें कि मैक्सिमम 90 डेज किसी टैक्स ईयर में यूके में रहा हो, लेकिन वो फुल टाइम, मतलब उसका जो काम है वो यूके में सर परमानेंट आपकी उसकी आवाज़ जॉब। नहीं आ रही। आप लोग को मेरी आवाज आ रही?
जी सर, आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों को कोई डिस्टॉर्शन वगैरह मेरी तरफ से आवाज में तो प्लीज मुझे बता दिए करे, क्योंककि इंसान है, नहीं पता लगता, कभी कभार टेक्नोलॉजी है, कभी उसमें मिस्टेक आ सकती है, कभी मैं स्लो बोल रहा हूँ शायद। जी अब आ तो रही है। अब ओके। किसी किस्म का कोई मसला तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, ठीक जी आ रही है, है। अब आ अच्छा। रही है। अच्छा, हमने एक नजर हमने देखा कि भाई ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज हम किसको कंसिडर करेंगे। मैं अगर ओवरसीज की बात करूं तो मैं ये एज्यूम करूं कि हम अभी यूके में बैठे हुए हैं और हम यूके के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अच्छा, हमने ओवरसीज तो देख लिया भाई, ओवरसीज कौन सा बंदा होगा। लेकिन हमने ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट भी देखना कि यूके रेजिडेंट कौन हो सकता है। एक हमने पढ़ा कि भाई एक बंदा अगर चाहे बेशक जिंदगी में पहली बार भी यूके आए हो, लेकिन वो 183 डेज या उससे ज्यादा दिन यूके में गुजारे, बेशक उसका काम बाहर हो, किसी और कंट्री में हो, उसके घर यहाँ पे हो ना हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर वो 183 डेज या उससे ज्यादा दिन यूके में गुजारे, तो वो उस टैक्स ईयर के लिए यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। सेकंड, अगर तो उसका ओनली होम, मतलब उसका पर्सनल जो घर होगा, वो अगर तो यूके में है, तो वो भी यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। या वो अगर उसकी परमानेंट जॉब या उसका परमानेंट बिजनेस जो है तो वो यूके में है, तो उसको भी हम यूके का रेजिडेंट कहलाएंगे उसको। अच्छा जी। उसके बाद हमने ये देखा, अगर बाय एनी मीन्स या बाय एनी चांस कोई बंदा इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती, उसमें फॉलो नहीं करा, तो हमने उसके बाद पढ़ा कि हमने एक सर्टन कंडीशंस रखी हुई है, एक 5 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। उनमें से क्लाइंट उसको हमने देखना है, मतलब एक 5 क्वेश्चंस भी आप उसको कह सकते हैं। वो 5 क्वेश्चंस हमने फिल करने हैं कि भाई, फिर उसमें हमने देखे भाई उसमें कितने टाइज वो मीट कर रहा है। उन टाइज के बेस पे फिर हम ये देखें कि भाई वो यूके का रेजिडेंट है या नहीं। एक शॉर्ट सा रिकैप कर लेते हैं, वो 5 टाइज कौन कौन से हैं कि उसकी जो बंदा है उसकी क्लोज फैमिली जो है ना, मतलब उसके माँ बाप, बहन भाई या बेटा बेटी बेगम, उसकी फैमिली जो है ना वो यूके में रेजिडेंट है या यूके में रहती है, ठीक है। सेकंड हम क्या देखेंगे, मतलब ये 5 क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है कि उसकी क्लोज फैमिली यूके में है। सेकंड क्वेश्चन क्या हम देखेंगे कि उसका ओनली होम, ओनली का मतलब कि दुनिया में कोई किसी और कंट्री में उसका कोई घर नहीं है, लेकिन उसका घर सिर्फ यूके में है और उसके नाम पे है, तो वो यूके का ये हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या होगा कि वो सब्सटैंटिव वर्क, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्क वर्ल्ड वाइड वो यूके में परफॉर्म कर रहा है और एटलीस्ट 40 या उससे ज्यादा दिन के लिए कर रहा है यूके में। उसके बाद क्या है, बीइंग इन यूके फॉर मोर देन 90 डेज, यूके में 90 डेज रहा हो पिछले 2 सालों में, मतलब पिछले कंसेक्यूटिव 2 सालों में एटलीस्ट 90 या उससे ज्यादा दिन अगर वो यूके में रहा हो। और चौथा क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपकी मेजोरिटी आवाज ऑफ नहीं हिज आ टाइम रही। जो है वो यूके में गुजरता है, डिस्पाइट कि वो बेशक डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन उसका मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर वो यूके में स्पेंड हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। देन आपने दो कंडीशंस अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, क्या वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट था या नहीं था। अब आपने अपने पास ये सिनेरियो बना लिया, अब आप देखें कि भाई वो यूके में इस साल में कितने दिन रहा है। अगर हम वो कहते हैं कि अप टू 15 डेज, 15 या 15 से कम दिन वो यूके में रहा है, तो क्या सिनेरियो होगा। तो अगर तो वो यूके में सिर्फ 15 या उससे कम दिन रहा है, अप टू 15 डेज, मतलब 15 से ज्यादा नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, विच मीन्स वो यूके के टैक्सेस के लिए एलिजिबल नहीं है, उस पर यूके के टैक्सेस अप्लाई नहीं हो उनके। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर तो वो, अभी हमने 15 डेज, 15 और लेस डेज हमने पढ़ ली, अब हम देखेंगे सेकंड ईयर कि 15 से ज्यादा, मतलब 16 से लेकर 45 डेज के बीच में अगर उसने यूके में स्टे किया है, तो अगर तो वो पिछले 3 सालों में भी यूके का रेजिडेंट नहीं रहा, तो फिर तो वो यूके का रेजिडेंट नहीं कहलाया जाएगा। अलबत्ता अगर वो पिछले 3 साल यूके का रेजिडेंट रहा है, तो फिर जो आपने ऊपर 5 क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस को वो मीट करे, जो चार आपने चेकलिस्ट बनाई है। चेकलिस्ट में कहीं ज्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। अगर जो आपने 5 क्वेश्चंस की एक चेकलिस्ट बनाई है, उन 5 में से एटलीस्ट 4 वो मीट करे, देन वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा।
सेम उसके बाद अगर तो वो 45 से लेके 90 डेज तक, मतलब 1.5 महीने से 3 महीने तक अगर उसने यूके में टाइम स्पेंड किया है, और अ, वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट बेशक ना भी रहा हो, तो फिर आपने क्या करना होगा, जो आपके पास चेकलिस्ट है 5 पर्सन की, एटलीस्ट 4 को उसने मीट करना होगा, तो वो यूके का रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट रहा है, तो फिर उन 5 में से कोई भी 3 कंडीशन ये मीट कर ले, देन वो यूके का रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा इस साल। अगले टेयर हमारे पास अगर वो 91 डेज से 120 डेज, मतलब 3 से 4 महीने के बीच में अगर उसने कोई टाइम स्पेंड किया है, और वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट नहीं रहा, तो देन उसको जो 5 हमारे पास चेकलिस्ट में पर्सन है, कोई से भी 3 वो मीट करेगा, देन वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और अगर वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट रहा है, देन यूके का रेजिडेंट रहा है, तो वो कोई से भी 5 में से 2 कंडीशंस मीट करेगा, देन वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और सेम अगर वो मतलब 4 महीने से लेके 121 डेज से लेके 182 डेज के बीच में कुछ टाइम उसने स्पेंड किया है, और वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट बेशक ना भी रहा हो, तो 5 चेकलिस्ट में जो क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट दो दो कंडीशन वो मीट करेगा, देन वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और अगर वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट रहा है एज पर टैक्स पर्पसेस, मतलब कुछ ना पिछले 3 साल यूके में टैक्स के लिए एलिजिबल था, तो किसी भी ऊपर एक टाइप भी वो मीट करेगा, देन वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और अगर वो 183 या उससे ज्यादा डेज के लिए यूके में रहता है, तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा, जो हमने ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंसी स्टेटस हमने देखा, तो वो उस चीज में फॉल कर लिया। उसके बाद हमने इनकम्स की थोड़ी टाइप्स वगैरह देख ली कि क्या सीन होता है ये वगैरह। हमने थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इनकम को टच दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा हम उसको डिटेल में देखेंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट इनकम कंसिडर किसको किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम इंक्लूड क्या क्या होती है, जो हमने बेनिफिट्स वगैरह देखे, थोड़ा सा उस पर नजरसानी करेंगे। तो अभी तक अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन रहा हो इस अभी तक के टॉपिक में, तो प्लीज आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। एनीवन? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज और भी बतानी थी। हमने जो वो पढ़ी थी, सारी ये चीजें हम बाद में भी कवर करेंगे, जब हमने प्रॉपर टैक्स रिटर्न हमने प्रिपेयर करनी होगी, तो उसमें भी हमने ये चीजें देखनी होंगी। अगर तो डिविडेंड इनकम के बारे में था। अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है, मतलब आपकी एनुअल इनकम 37,700 से कम है, तो आपके डिविडेंड इनकम पे पहले 2,000 डिविडेंड जो होगा वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा। और जो आपके पास सेविंग इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, और आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं, तो उसमें आपके पास क्या होगा, पहले 1,000 जो सेविंग इनकम होगी वो, उसको जीरो रेट टैक्स लगेगा। और अगर आप हायर रेट टैक्स पे आ रहे हैं, तो सिर्फ 500 के अमाउंट पे सेविंग इनकम, ओनली सेविंग इनकम, उस पे आपको मतलब वो एग्जाम्प्ट होगी, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक चीज और बताना चाह रहा था, बल्कि उसको फिलहाल हम इग्नोर कर लेते हैं। अब वो हम आगे, हमारे पास वो टॉपिक वैसे भी आ रहा है, हम आते हैं मेन अपनी जो हमारा आज का टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम की तरफ। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट इनकम के बारे में ऑब्वियसली एक कॉमन पर्सपेक्टिव ही है कि मतलब दुनिया में मेजोरिटी लोग जो है ना वो जॉब ही कर रहे होते हैं। आप लोगों ने भी बहुत देखा, आप लोग खुद भी जॉब कर रहे होंगे, या आपके फैमिली मेंबर भी जॉब कर रहे होंगे, या दोस्त वगैरह। जारी बात है, जिंदगी गुजर बसर करने के लिए या कारोबार कोई करता है, कोई जॉब करता है, तो जॉब से हम बहुत अच्छे से हम वाबस्ता हैं, और हमें पता है भी कि जॉब में क्या होता है। जारी बात है, आप किसी की एम्प्लॉय होते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं, और मंथ एंड पे आपको सैलरी मिलती है, या मंथ एंड पे मिलती है, या आपको वीकली मिलती है, या आपको डेली मिलती है, या आपको अर्ली रेट पे आपको सैलरी मिलती है,
अपनी अगर देसी जुबान में कहता हूँ जिसे हम दिहाड़ी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन वो सारी आती एम्प्लॉयमेंट इनकम के जुमरे में ही है। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम पर टैक्स कैसे लगता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, थोड़ा सा उस पर हम नजरसानी कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में जिस तरह कल भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि अगर किसको अर्ली मिलता है या मतलब घंटे के हिसाब मिलता है या दिन के हिसाब से मिलता है, जिस तरह से भी आपको मिलती है और वो एम्प्लॉयमेंट के जुमरे में आती है तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, और उस पर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में आती क्या क्या चीजें। एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपकी सैलरी हो गई है, आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे इंक्लूड करके आपके बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। और कुछ अलाउबल डिडक्शंस होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल लेट्स अगर आप लोग का कोई एसीसी का अगर कोई स्टूडेंट, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो हम हर साल अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है ना वो मेरे लिए अलाउबल होती है, ठीक है ना, वो मैं अपने इनकम से डिडक्ट कर सकता हूँ। इस तरह अगर लेट्स अगर कोई लॉयर है और आप लोग की अगर किस तरह सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है या जो भी होते बार काउंसिल की कोई फी वगैरह अगर एनुअल आप लोग कोई पे करते हैं तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से डिडक्टेबल होती है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉज वगैरह हमें HMRC बताता है, थोड़ा सा उस पर हम नजर डाल लेते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट इनकम को किस नजरिए से देखता है। और हम एक जनरल पर्सपेक्टिव हमारा जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, हम देखते हैं बुकिश वो हमें क्या कहता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कौन किया जाएगा कि कौन सा बंदा एम्प्लॉय है, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आपके उसके साथ हुआ कि भाई अक्सर जिस तरह होता है आप कोई भी जॉब करते हैं तो अक्सर एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। अगर सर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो तो अ, वो जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर किया जाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ वर्क तो जाहिर बात है आपके लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आप किस चीज पे करते हैं कि आप ओब्लिगेटेड होते हैं कि आपको जो टास्क दिया जाएगा अपना वो परफॉर्म करना है। प्लेस ऑफ वर्क डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब आपके एम्प्लॉयर जाहिर बात आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस जाना पड़ता है, ये चलो आजकल रिमोट वगैरह आ गए, लेकिन नॉर्मली प्लेस ऑफ वर्क जो है ना वो भी एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। पेमेंट आपको फिक्स मिलती है, मंथली मिलती है, वीकली पेमेंट भी मिल सकती है। अच्छा, इक्विपमेंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, आपकी कंपनी प्रोवाइड कर जिससे आप जॉब कर रहे हैं। अगर अक्सर होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी के साथ काम करूं और वो मुझे कहते हैं यार कि फलां जगह, जैसे मैं अगर मिस्त्री हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं प्रोफेशनल में अगर मैं मिस्त्री और मुझे एक कंपनी कहती है कि यार हमारा ये काम है, आप ये कर लें और हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो अब अगर तो सामान उन्होंने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, और मैं उनके साथ रेगुलरली काम करता हूँ और इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं। अक्सर होते हैं ना जॉब कि आप मल्टीपल जगहों पे जा रहे होते हैं काम करने के लिए, तो इक्विपमेंट अगर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो जाहिर बात है आप उसके एम्प्लॉय हैं। लेकिन अगर मेरी कोई वन ऑफ जॉब मुझे इस तरह मिलती है और जिसमें इक्विपमेंट भी मैं अपने ही ले जा रहा हूँ तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो तो आप सोल ट्रेड होते हैं, आप अपना एक पर्सनल बिजनेस चला रहे होते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इंश्योरेंस अब पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड कंपनीज हैं पाकिस्तान में उनके लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि आपने जो है ना इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करनी होती है सबको, अपने एम्प्लॉयज को। लेकिन अब यूके में जो है ना ये मैंडेटरी होता है एम्प्लॉयज के ऊपर, वो उनकी इंश्योरेंस की जाती है ना, इंश्योरेंस जाहिर बात है आपके एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल रिस्क, अब जाहिर बात है अगर कंपनी डूबेगी या कुछ करेगी तो उसका रिस्क किसको होगा, आपके एम्प्लॉयर को होगा, आपको तो नहीं होता ना। आपकी तो बस मैक्सिमम जॉब चली जाएगी ना, बाकी जो उस पे सामान वगैरह है उसकी जो भी इक्विपमेंट लॉस वगैरह होता है तो वो आपकी जेब से नहीं जाते हैं, आपको अपनी सैलरी मिलती है, बाकी जो सामान है वो उसको होता है। कंट्रोल, जाहिर बात है कंट्रोल भी फिर आपके एम्प्लॉयर का होता है, वो डिसाइड करता है कि आपकी जॉब टाइमिंग क्या होगी, जॉब ड्यूरेशन क्या होगी, टास्क वगैरह वो डिसाइड करके देता है आपको। अच्छा जी, सेकेंडली, अब आपकी सैलरी में आती क्या क्या चीजें थोड़ा उसका हम देख लेते हैं। इट इंक्लूड सैलरी, बोनस, कमीशन, स्टैट्यूटरी सिक पे, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे, गोल्डन हेलोस, थर्ड पार्टी पेमेंट्स, गोल्डन हैंडशेक,
रिस्ट्रिक्टेड परमानेंट पेमेंट, मतलब वो डिफरेंट तरह की पेमेंट्स हो गई है ना। मतलब आपकी सैलरी हो जाती है, अगर आपको बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, अगर आप बीमार होते हैं तो अब आई डोंट नो पाकिस्तान में इसका प्रॉपर लॉ क्या है, लेकिन यूपी में होता है, अगर आप बीमार होते हैं और आप जॉब पे नहीं जा रहे तो आपको लॉ के मुताबिक सैलरी जो है ना आपको ऑब्लिगेटेड होता है, आपका एम्प्लॉयर तो वो आपको सैलरी पे करता है। सेकेंडली मेटर्निटी पे भी होती है अगर कोई फीमेल है और वो मेटर्निटी की वजह से वो छुट्टियों पे होती है। अब यूके में मुझे अच्छे से याद है, हमारी एक कुलीग थी, वो जो 6 मंथ के लिए उसकी मेटर्निटी लीव पे थी और उसको बाय लॉ एम्प्लॉयर बाउंड तो उसको सैलरी दे। तो अगर आपको मैटरनिटी पे मिली है, गोल्डन हेलोस या थर्ड पार्टी पेमेंट्स, अगर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका अक्सर होता है ना, आप कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो और आपको आपको जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी तरफ से आप लोगों को कोई बोनस मिल जाए या कोई किसी तरह की भी फेवर वगैरह मिल जाए इन कैश में हो या कोई गिफ्ट वगैरह हो, तो वो आपका मॉनेटरी टर्म में वो आपकी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट रिटर्न में ऐड होती है। गोल्डन हैंड शेक्स वगैरह जो होते हैं, जिस तरह लॉन्ग टर्म सर्विस के बाद अक्सर होता है ना, अगर कोई प्राइस होता है कि 15-20 साल गुजार तक तो वो रिटायर होने लगता है तो उसको कुछ ना कोई मॉनेटरी गिफ्ट दे देते हैं, पैसे दे देते हैं या कोई गाड़ी या कोई इस तरह का जो भी बेनिफिट दे देते हैं ना, मतलब उसके लॉयल्टी बोनस कह सकते हो उसे, लेकिन जो प्रॉपर गोल्डन हैंड शेक यूज किया जाता है उसके लिए, तो वो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कंसिडर की जाती है और वो आपके लिए टैक्सेबल होती है। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम बनती कैसे है? सिंपल, आपकी जितनी भी सैलरी वगैरह आपकी जो फिक्स सैलरी है वो हो गई है, उसमें आपके जितने बोनसेस होंगे या बेनिफिट्स आपको जितने मिलते हैं वो ऐड कर लेंगे। उससे अगर आपको कोई अलाउबल एक्सपेंसेस हैं, अलाउबल एक्सपेंस बाकी नहीं, जो इस तरह के जिस तरह मैंने सब्सक्रिप्शन का कहा, इस तरह का कोई एक्सपेंस है तो आप उससे लेस कर सकते, लेस कर लें और रिमेनिंग आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम रह जाएगी पूरे साल की। और उस पूरी इनकम पे फिर आपने ये देखना होगा कि भाई जो है जितनी अगर आप बेसिक रेट में फॉल करें तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप हायर रेट में जाते हो 40%, और सब्सिक्वेंटली अगर आप 150,000 से आप अबव चले जाते हैं देन आपको 45% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको एक चीज काइंडली आप लोग बीच में याद रखिएगा कि हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे या जितना भी हम चीजें देखेंगे वो हमने उस टैक्स ईयर के मुताबिक देखेंगे। टैक्स ईयर हमारे जो है, जैसे भी हमने कंसिडर करके हम फाइनेंशियल 22 देख रहे हैं, तो वो 23 सॉरी देख रहे हैं, तो वो क्या है, 6 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल 2023 पे एंड हुआ। तो इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में आपकी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट इनकम आई होगी या जितने भी आपको बेनिफिट्स मिले होंगे वो सारे मिला के उस पर हमारा टैक्स लगता है। तो वही देखिए, रिसीव्ड बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक हो गया। हमने 6 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक जो हमारा टैक्स है वो उसके लिए देखनी होंगी। अच्छा, एम्प्लॉयज के लिए मतलब सैलरी डेट जो अगर आप अक्सर होता है ना किसी जगह पे फर्स्ट वीक में सैलरी दी जाती है, किसी में 25th ऑफ द मंथ पे सैलरी दी जाती है, किसी जगह पे फर्स्ट पे सैलरी दी जाती है, तो हर अक्सर कंपनीज का आपने देखा होगा तो वो सैलरी का जो डेट होती है ना वो वेरी करती है ना। तो अर्निंग आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड ऑन अर्लियर, अभी एम्प्लॉयज के लिए देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयज, अगर कोई बंदा एम्प्लॉय है, डायरेक्टर नहीं, जस्ट एक एम्प्लॉय है, तो उसकी रिसीव्ड बेस उसके लिए क्या जाएगा, रिसीव्ड मतलब उसको पैसे एक्चुअली मिले क्या वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, रिसीव डेट क्या कंसिडर की जाएगी। तो अर्निंग्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड ऑन अर्लियर ऑफ, इन दोनों में से, इन दो डेट्स में से जो पहले आ जाती है, अब वो आपकी एम्प्लॉयमेंट की सैलरी डेट कहलाई जाती है। पेमेंट डेट मतलब जो एक्चुअली आपको पेमेंट जिस दिन हो, या एंटाइटलमेंट डेट जो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि भाई इस दिन पे आपको सैलरी दी जाएगी, तो वो दिन आपको एम्प्लॉयमेंट डेट जो है ना वो कंसिडर की जाती है। सेम डायरेक्टर्स के लिए भी ये दोनों हैं, इन दोनों में से जो भी अर्ली हो, खैर डायरेक्टर के लिए 2 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स हैं, लेकिन इन 4 पॉइंट्स में से जो से भी पहले आ जाए तो वो डेट कंसिडर की जाएगी आपकी। एक तो पेमेंट डेट हो गई है, एंटाइटलमेंट डेट, और थर्ड क्या है कि अमाउंट इज रिसीव्ड एज लाइबिलिटी इन द कंपनी, जब कंपनी अपने अकाउंट्स में उसका एज लाइबिलिटी शो कर ले। लाइबिलिटी मतलब कि अब जारी बात है वो उसने एक्सपेंस करना है, तो जब वो एक कंपनी अपने अकाउंट्स में जिस जिस डेट पे वो उस एक्सपेंस को एज लाइबिलिटी शो कर ले,
कि मतलब ये हमारी लाइबिलिटी बन गई और ये हमने भी पे करनी है। तो वो जिस दिन लाइबिलिटी उन्होंने या कर्जा जिस दिन उन्होंने ये नोट कर ली अपने अकाउंट्स में, तो वो दिन जो है ना कि रिसीव डेट कहलाई जाएगी, या लेटर ऑफ ईयर एंड डेट ऑफ एम्प्लॉयर और डिटर्मिनेशन डेट ऑफ अर्निंग। वही जब तक डेट डिसाइड होती है, अगर ईयर एंड हो जाता है तो ईयर एंड पे आपको मिल जाती है, मंथ एंड पे मिल जाती है। तो इन शॉर्ट आपकी एम्प्लॉयमेंट डेट आपको ज्यादातर तो यही होती है कि भाई जिस दिन आपको मिल जाती है, या जो आपको बताई होती है, या जिस दिन आपको मिल जाती है, तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट डेट कंसिडर की जाती है। अच्छा अच्छा। अलाउबल डिडक्शंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से या अपने एम्प्लॉयमेंट से लेस कर सकते हैं, और वो आपकी अर्निंग्स को कम करता है फॉर टैक्स पर्पज। एक तो होता है क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंस, ठीक हो गया। अगर तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे एग्जाम्पल लें, चले मैं थोड़ा, अब मैं चूंकि मुझे नहीं पता सारे इस्लामाबाद के हैं या नहीं, लेकिन चलो मैं सिटी वाइज एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। लेट्स मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मेरा ऑफिस लेट्स से मैं कहता हूँ पेशावर में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं डेली इस्लामाबाद से पेशावर आऊंगा जाऊंगा, ये मेरे नॉर्मल कम्यूट है, ठीक होगा। तो ये मेरे लिए अलाउबल नहीं है। लेकिन अगर मैं पेशावर के बजाय मैं किसी दिन मुझे लाहौर जाना पड़ जाए, या किसी दिन मर्दान चार सदा, या इस तरह जेलम वगैरह साइड पे, अगर मतलब अपनी नॉर्मल रूटीन से अगर आप किसी और जगह पे जाना पड़ जाए, तो वो जो होता है वो आपके जो कॉस्ट आएगी वो आपके एम्प्लॉयमेंट से कम हो सकती है, वो आपको अलाउड होती है। अच्छा, थोड़ी सी एग्जांपल्स हमें इधर हमने लिखी हुई है कि फीस एंड सब्सक्रिप्शन टू प्रोफेशनल बॉडीज, जिस तरह मैंने आप लोग को एग्जांपल दी। अगर आप कोई आपने जो क्वालिफिकेशन की है या आपकी जो जॉब नेचर है, और आप उसकी वजह से अगर आप कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, मंथली की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल बॉडी को, तो आपकी पेमेंट से एग्जाम्प होती है। अच्छा, गिफ्ट एंड डोनेशन अंडर पेरोल रिडक्शन स्कीम। अगर आपके एम्प्लॉयर से जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें उन आप लोगों ने ये चीज डिसाइड की है कि इतनी अमाउंट आप अपनी रजामंदी से किसी डोनेशन को या किसी चैरिटी को देंगे, तो वो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट को कम करके वो आपके लिए अलाउबल एक्सपेंस होता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। ऑक्यूपेशनल, जिस तरह अगर आपको नाम से ही अंदाजा होगा, ऑक्यूपेशनल क्या होता है, आपका अ, जो आपकी जॉब होती है, अगर उसकी वजह से आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन करनी पड़े, तो वो आपके लिए अलाउबल डिडक्शन होती है और वो आपकी इनकम को कम करता है। अच्छा, कैपिटल लॉसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विपमेंट। कैपिटल अलाउंसेस, इसको मैं मेरे ख्याल में इसको होल्ड कर ले, ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जाएंगे सोल ट्रेडर की तरफ। कि कैपिटल लॉस अभी अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ तो फिर हमारा वो जो टॉपिक है वो आउट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने प्रॉपरली हमने पढ़ना है। कैपिटल लॉसेस डिफरेंट चीज है। तो ये बेशक आप लोग अपने पास नोट कर ले क्वेश्चन, मैं अब ये हम पढ़ेंगे, ये अच्छा खासा हमारा इस पर हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये भी आपके लिए अलाउबल होता है। अच्छा, कल जो हमारे कुलीग थे उन्होंने हमसे पूछा हमारी क्लास में कि जो फ्यूल अलाउंस हमें मिलता है, तो वो किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करके, हम डेली का रेट देखेंगे भाई आज पेट्रोल पे क्या रेट है, उसकी कोई एवरेज निकालेंगे, तो किस बेस पे देखा जाएगा। अब माइलेज अलाउंस एक है, डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस है, लेकिन हम पहला उसमें देखते हैं कि अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस क्या चीज होती है। AMA उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर तो मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से अपनी पर्सनल व्हीकल यूज कर रहा हूँ ऑफिस आने जाने के लिए, और आने जाने का जो फ्यूल एक्सपेंस है वो मेरा एम्प्लॉयर बेयर करता है, तो मैं उस पर टैक्सेबल बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, अब इसमें मैंने ये नहीं कहा कि गाड़ी आपको जॉब की वजह से मिले, गाड़ी आपकी अपनी है, लेकिन जो आप कम्यूट कर रहे हैं वो आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। आपको बेशक जितने भी पैसे मिल रहे हैं, वो उसमें कितना आपको टैक्सेबल बेनिफिट होगा और वो आपने उस पर टैक्स पे करना होगा,
वो हम देखते हैं। अगर तो आपके पास गाड़ी या वैन है तो पूरे साल के 10,000 माइल्स, अच्छा बाय द वे ये किलोमीटर नहीं है, ये माइल्स है। माइल थोड़ा सा ज्यादा होता है, तकरीबन 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल समथिंग होता है, ऐसे होता है। तो अगर आपने पूरे साल के 10,000 माइल अगर आपने यूज चलाई है अपनी गाड़ी जॉब की वजह से, तो आपको पर माइल 0.45 पेंस, मतलब पैसे अगर आप कहें ना, मतलब अब यूके में पाउंड पाउंड होता है, और जिस तरह हमारे पास में रुपए है फिर उसके नीचे पैसा होता है ना, मतलब 100.50 जो होता है ना, तो 100 रुपये 50 पैसे हम कहते हैं। तो यूके में अगर 100.50 है, मतलब 100 पाउंड एंड 50 पेंस। तो अच्छा सॉरी, अगर तो आपके 10 पूरे साल के 10,000 या उससे कम माइल्स बनते हैं, ठीक हो गया, तो आपने वो नंबर ऑफ माइल्स को मल्टीप्लाई कर देना 0.45 से। इन शॉर्ट, अगर आपने पूरे एग्जैक्टली 10 के 10,000 माइल्स यूज किए हैं, तो आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे इंटू 0.45 से, तो ये बन जाता है 4500 बन जाता है। तो 4500 का आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ 4500 ऐड होके आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पूरे साल की 1 लाख पाउंड सैलरी है और आपने 10,000 माइल यूज किए हैं, और उसके पैसे आपको आपका एम्प्लॉयर पे करता है, तो 1 लाख आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई। और माइल्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे को 4500 बना, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी कंसिडर की जाएगी? 1,04,500 पाउंड। ठीक है जी। सेम, अच्छा अगर लेट्स से आपने 10,000 से ज्यादा माइल्स कंज्यूम किए हैं, तो पहले 10,000 माइल पे आपको 0.45 आपको अलाउंस मिलता है, और और ये टैक्सेबल अलाउंस होते हैं, तो इस पे, और अबव अगर 10,000 से अबव है, तो उस पे आपको 0.25 से आपने मल्टीप्लाई कर, फिर बेशक वो जितने 10,000 से 10 लाख तक हो, जितने भी हो, तो आपने 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अगर मोटरसाइकिल है, तो आपने जितना भी ट्रैवल बेशक उस पे किया हो, अ, बेशक 1,000 हो, 2,000 हो, 10,000 हो, 20,000, सब कुछ रेट आपने आपके पास रेट किया 0.24 है। साइकिल के लिए 0.20 है। पैसेंजर अलाउंस क्या होता है? अगर मेरी गाड़ी है और मेरे साथ एक दूसरा कुलीग जा रहा है, तो वो दूसरे कुलीग अगर बेनिफिट मुझे मिलता है, तो कितना मेरे को अलाउबल होगा? वो 5 पेंस पर माइल। ठीक होगी। अच्छा, आपको जॉब की वजह से अगर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक हो गया, तो क्या वो टैक्सेबल होंगे, नहीं होंगे? थोड़ा सा उसकी तरफ हम आते हैं। अब कुछ हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि भाई एग्जाम्प्ट बेनिफिट क्या होंगे। एग्जाम्प्ट बेनिफिट मतलब वो एक्सपेंस या वो अलाउंसेस, वो चीजें जो आपको टैक्सेबल नहीं होंगी। अगर वो आपको आपकी जॉब की वजह से मिल रही है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक हो क्या? पहले हमारे पास क्या, फ्री और सब्सिडाइज मील ऑन साइट कैंटीन। अक्सर होता है ना, अक्सर कंपनीज में होता है आपको लंच, अगले से अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, और आपका लंच जो है ना आपकी कंपनी की तरफ से है, तो वो जो है ना वो आपका बेनिफिट नहीं होगा, और वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, ये आपके लिए एग्जाम्पल होगा, और उसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बशर्त ये कि वो तमाम एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल। ऐसा नहीं कि मतलब अगर लेस अगर मैं किसी सीनियर पोजीशन पे हूँ, मैनेजरियल लेवल या डायरेक्टर लेवल पे हूँ, अब मुझे मिल रहा है, बाकी स्टाफ को नहीं मिल रहा, लोअर स्टाफ को नहीं मिल रहा, देन फिर वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। अदरवाइज अगर वो तमाम एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल है, देन वो आपके लिए एग्जाम। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या, अ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको पार्किंग स्पेस प्रोवाइड की है, तो वो भी आपके लिए एग्जाम है। वर्क प्लेस चाइल्ड केयर, अक्सर अगर आपने देखो कंपनीज में होता है जो फीमेल्स के लिए होता है, अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कोई चाइल्ड केयर वगैरह एक छोटा सा सेक्शन स्टार्ट में बनाया होता है। एक बेबी सिटर वगैरह उन्होंने रखी होती है, और वो ऑफिस आते हैं, बच्चा उधर छोड़ जाते हैं, वो पढ़ता भी है, खेलता कूदता भी है, एंड अपनी वो जॉब करती है। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी आपको दी गई है, तो वो भी आपके लिए एग्जाम होती है। पेमेंट टू अप्रूव चाइल्ड केयर इज एग्जाम पर वीक।
child career is exempt per week up to £20 for basic, £28 for higher, and 25 for additional rate taxpayer. अगर तो आपको अपनी जॉब की वजह से, जारी बात अगर कोई फीमेल है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम अब यूके में तो याद है कोई मर्द भी बच्चे पाल रहे हो तो बेगम चली जाती है, तो वहां पे चलता रहता है। लेकिन हम अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखें कि लेट्स से अगर एक फीमेल है और उसका कोई छोटा बेटा या बेटी है और उसको जॉब की वजह से ऑफिस जाना पड़ा, और वो अपने छोटे बच्चे को साथ कैरी नहीं कर सकती, तो क्या जो डे केयर्स वगैरह होते हैं, अगर तो वो उधर अपने बच्चे को छोड़ती है और उसके पैसे आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी आपको पे करती है, तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। लेकिन अप टू, अगर तो आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो आपको £55 पर वीक एग्जाम है। अगर आप हायर रेट टैक्स पेयर है तो £28 पर वीक एग्जाम है। और अगर आप एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो आपको £25 पर वीक एग्जाम है। इससे ऊपर होगा तो आपको जो है ना वो चार्जेबल हो जाएगा। अच्छा, द प्रोविजन ऑफ वन मोबाइल फोन इंक्लूडिंग बैलेंस, अगर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको फोन दिया गया है और आपको बैलेंस भी दिया जा रहा है तो वो आपके लिए एग्जाम कहलाया जाएगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन स्कीम, अगर जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आपकी जॉब की वजह से आपका एम्प्लॉयर आपकी, अक्सर अगर आपने पाकिस्तान में भी देखा हो, जो ईओबीआई है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट करके सरकार की कोई है, और उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी से एक स्पेसिफिक अमाउंट कटती है और वो आपके वो ईओबीआई वाले अकाउंट में जमा होती रहती है। और इसके अपोजिट क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर भी उतनी अमाउंट या एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है वो अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करता है वो आपके पेंशन पॉट में, और वो पैसे जमा होते रहते हैं। तो आपसे जो पैसे कट के उसमें जमा हो रहा है वो तो ऑब्वियसली आपके लिए अलाउबल एक्सपेंस हो गया, हमने ऊपर पढ़ा भी। लेकिन जो आपका आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे वो पेंशन कंट्रीब्यूशन कर रही है तो वो तो एक एडिशनल बेनिफिट हो गया ना आपके लिए। लेकिन वो बेनिफिट जो है ना वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है। अच्छा, एंटरटेनमेंट टू एम्प्लॉयज बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और बाय थर्ड पार्टी, वो एग्जाम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब की वजह से आपको कभी डिनर पे दे दिया कि भाई वाउचर कोई आपको दे दिया कि भाई आप जाके डिनर कर सकते हैं, या आपको कोई थिएटर का उन्होंने वाउचर दे दिया कि भाई आप जाए, मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह सब कुछ अक्सर एक्टिविटीज होती रहती है कंपनीज में। अगर आपको इस तरह का किसी स्पोर्टिंग इवेंट होगा, कल्चरल इवेंट होगा, कोई इस तरह का कोई खाने पीने का अगर आपको वाउचर वगैरह दिया जाता है आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट होता है। अच्छा, अगर आपको आपकी जॉब की वजह से आपको कोई गिफ्ट दिया जाता है, या आपकी थर्ड पार्टी की वजह कोई थर्ड पार्टी है, आपका क्लाइंट है या कोई दूसरी आपको इस तरह से एसोसिएट कंपनी वगैरह है, अगर उसकी वजह से अगर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई गिफ्ट दिया मिलता है, तो वो आपको साल में एक गिफ्ट अलाउड है, लेकिन उसकी कॉस्ट 250,000, सॉरी 250,000 करो, £250 से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? £250 तक का अगर वो गिफ्ट आपको मिला है अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से तो आपके लिए एग्जाम्प्ट है और वो टैक्सेबल नहीं होगा। लॉन्ग सर्विस अवार्ड, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अ, हमने पहले भी डिस्कस किया, गोल्डन हैंडशेक में अगर आप किसी कंपनी में, मतलब हर कंपनी का अपना कल्चर होता है, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया अगर जो आपके पुराने एम्प्लॉयज जिन्होंने 15-20 साल या 25 साल उन्होंने गुजारे होते हैं, तो जब वो रिटायर होते हैं या वो उस कंपनी से जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, तो जब वो मतलब रिटायरमेंट की वजह से वो जॉब छोड़ते हैं 20-25 साल बाद, तो वो क्या होता है उनको कोई इनाम दिया जाता है या कोई बोनस दिया जाता है, या कोई सारा अच्छा सा बेनिफिट दिया जाता है जिसको गोल्डन हार्ट शेक देते हैं, कहते हैं। तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है, लेकिन कितना, जितने साल उसने सर्विस की है, अव्वल तो अपने ये देखने की उसने मिनिमम 20 साल या उससे ज्यादा की सर्विस की है। हम एज्यूम करते हैं कि उसने 20 साल सर्विस की है, तो हर साल पे £50 आपके लिए एग्जाम है। ठीक हो क्या? तो अगर हम 20 पे करें तो 50 को अगर हम 10 से करें तो 500, और फिर 500 को डबल करें तो 1000, मतलब 1000 पाउंड का अगर आपको कोई सर गोल्डन हैंड शेक मिलता है तो आपके लिए एग्जाम है। ठीक हो क्या?
होम वर्कर एडिशनल हाउस होल्ड एक्सपेंस अप टू, हाँ अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है तो आपको £6 पर वीक जो है तो वो आपको एग्जाम्प्ट है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे दे रहा है तो £6 पर वीक जो ना आपकी एग्जाम्प्ट है। ऐसे में अगर आपको ऑफिस की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट मिल रही है, चाहे वो बस हो एक साइकिल है या वट जो भी आपको दिया हुआ है, तो वो जो है आपके लिए एग्जाम्प्ट है। ट्रिवियल बेनिफिट्स वगैरह सेम इस तरह, अगर आपको कोई और इस तरह की वॉचर वगैरह इस तरह की कोई चीज आपको दी गई होती है तो वो भी आपको £50 पर एम्प्लाई आपको अ, वो जो है ना आपके लिए एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो कैश की शक्ल में नहीं होना चाहिए। अब वो जो है ना, अब इसकी मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, सर होता है ना कि जैसे किसी कोई ब्रांड है या कोई कपड़ों का ब्रांड है, वो आपको कोई टोकन मिल जाता है कि भाई आपको 10% या 20% 15-30% आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आपके लिए एग्जाम्प है। ये नहीं कि आपको दे के उसके बदले अगर आपको पैसा कैश मिले तो वो एग्जाम्प नहीं होता। द कॉस्ट ऑफ वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप लोग की कोई ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है तो उस पर जितनी भी कॉस्ट वगैरह आती है, जाहिर बात आप लोग के लिए बेनिफिट होते हैं। कंटिन्यूस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज जो होते हैं, जाहिर बात है वो फ्री में नहीं होता, आपके एम्प्लॉयर उसको पे करता है, बट वो आपके लिए एग्जाम होंगे, वो आपको बेनिफिट नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर हमारे पास क्रिसमस पार्टीज एनुअल डिनर वगैरह हो गया, तो ये भी आपके लिए एग्जाम है, लेकिन £150 पर हेड, ठीक है। और ये सब एम्प्लॉयज को अवेलेबल हो तब आपके लिए एग्जाम होगा। द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एसेट सिक्योरिटी सर्विस रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा अगर आपको आपकी जॉब की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी जॉब की वजह से किसी दूसरी सिटी जाना पड़ रहा है और मुझे जॉब की सिक्योरिटी कंसर्न है और मेरी जॉब की वजह से मेरा मुझे सिक्योरिटी रखनी पड़े, जैसे मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा है, और अब चूंकि मुझे अपनी जॉब की वजह से जाना पड़ा है, तो अगर वो सिक्योरिटी के पैसे मुझे मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो भी मुझे मेरे लिए एग्जाम बेनिफिट होगा। अच्छा, वेलफेयर काउंसलिंग सर्विस अगर आपको कोई मिलती है तो अगर वो सब एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल है तब आपके लिए भी वो एग्जाम है। अदरवाइज अगर सिर्फ स्पेशली आपके लिए और बाकियों के लेने देन वो आपके लिए एग्जाम वो टैक्सेबल बेनिफिट है। अगर आपको अपनी जॉब की वजह से रीएलोकेट करना पड़ता है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ता है, आपको घर शिफ्ट करना पड़ता है, वट एवर जो भी आपका एक्सपेंस होता है अपनी जॉब की वजह से एक सिटी या दूसरे सिटी या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो जाना पड़ रहा है तो आपका, और वो एक्सपेंस जो ना आपका एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो £8,000 जो है वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है। और एक्सेस अगर इससे ऊपर आपको मिलता है वो टैक्सेबल होगा, और वो उसको आपको मतलब आपको बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा और उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा, वो प्रीमियम जो है ना अपने एम्प्लॉयर पे करा, तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। हाँ, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो टैक्सेबल है, क्यों? क्योंकि वो आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं करनी पड़ रही, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक इंश्योरेंस होती है जो आप आपकी जॉब की वजह से आपको इंश्योरेंस मिलती है, और एक होती है कि आप जॉब की वजह से नहीं, जॉब में आपकी इंश्योरेंस नहीं इंक्लूड, आप अपनी मर्जी से अगर इंश्योरेंस अपनी कराना चाहते, बेशक वो डेथ या लाइफ इंश्योरेंस वट जो भी करा रहे हैं, तो वो चूंकि आप अपनी मर्जी से करें तो देन वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। और वो अच्छा, हाँ अगर आपको अपने काम की वजह से किसी दूसरे सिटी जाना पड़ रहा है या किसी दूसरा मुल्क जाना पड़ रहा है और उसकी रिम्बर्समेंट आपको होती है, तो कितना होगा? अगर आप यूके में स्टे कर रहे हैं तो आपको £5 पर नाइट वो आपके लिए एग्जाम है, और £10 पर नाइट अगर आप ओवरसीज गए तो वो आपके लिए एग्जाम है। अगर इससे आपको ज्यादा मिले तो सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल होगी, एक्सेसिव नहीं। लेट्स से अगर मैं लंदन में जॉब करता हूँ और मुझे, जैसे मैं कहता लिवरपूल मुझे जाना पड़ जाता है जॉब की वजह से, वहां पे मैंने होटल में स्टे किया और मुझे एम्प्लॉयर ने ना £10 पर नाइट दे दिया, ठीक है ना। मैं विद इन यूके, मुझे अलाउबल कितना है? £5 पर नाइट।
मुझे 10 पाउंड मिला है तो मुझे क्या पूरे के पूरे 10 पाउंड टैक्सेबल हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लियरली मेंशन्ड उन्होंने लॉ बनाए हुए। अगर तो 5 पाउंड पर नाइट आपको मिल रहा है तो वह एग्जाम्प्ट है, अगर उससे ज्यादा आपको मिले तो सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा सेम अगर पेंशन एडवाइस आप किसी सॉलिस जो होते हैं हम जो पेंशन प्रोवाइडर्स होते हैं या किसी भी फाइनेंस फाइनेंस कंसल्टेंट वगैरह है, इससे अगर आप कोई मशवरा लेते हैं पेंशन वगैरह के रिलेटेड, और अ, उसकी जो फीस है वो आपके एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो भी आपके लिए एग्जाम बेनिफिट है, बट अप टू 150 पाउंड पर एम्प्लॉय। अवार्ड फॉर अप टू 25 पाउंड अंडर स्टाफ सजेशन स्कीम विच ऑल एम्प्लॉय। अगर आपको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं या आपको एडिशनल कोई होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह इस तरह की चीजें अगर आपको कोई मिलती हैं तो वो भी अप टू 25 पाउंड आपको एग्जैक्ट है, लेकिन ये क्या तमाम एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल हो। अगर आपको जॉब की वजह से, अगर आप अपनी जॉब से अपने एम्प्लॉयर से कोई लोन लेते हैं तो वो भी जारी बात आपको बेनिफिट है, वो हम नीचे पढ़ते हैं बिल्कुल। वो जो लोन आपने लिया तो वो आपको किस तरह आपका बेनिफिट है उस पर, क्या आपको टैक्स पड़ता है या क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि नॉर्मली अब अगर आप किसी बैंक से, कमर्शियल बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो अच्छा खासा आपको 8-9% 10% इंटरेस्ट पड़ जाता है। यूके की बात करो, पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान में 27-28% पड़ता है, यूके की बात कर रहा हूँ तो। और अगर आपको एम्प्लॉयर की तरफ वजह से लोन मिलता है और वो जाहिर बात है वो कम होता है, तो वो जाहिर बात आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो वो बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके कितना टैक्स होता है वो हम देखते हैं। अच्छा अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं तो अगर आपके ट्रीटमेंट के लिए जो है ना अपना एम्प्लॉयर आपको पे करता है तो 5 पाउंड आपके लिए एग्जाम्प्ट है पर एम्प्लॉय, जाहिर बात है तमाम एम्प्लॉयज के लिए वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा। स्कॉलरशिप पे दोबारा आगे जो हमने शायद पहले भी इसका जिक्र किया, स्कॉलरशिप पे टू टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है अगर उससे हम स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर टैक्स पेयर की फैमिली को मिल रहा है तो वो टैक्सेबल कहलाया जाएगा। अच्छा इसमें किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा जाते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स की तरफ कि टैक्सेबल कौन कौन से बेनिफिट्स हमारे लिए। प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन सर है जी। सर ये जो आपने एग्जाम्पशंस बताई हैं ये सारी हाँ हाँ लाइक एज ए एम्प्लॉय तो हम देख रहे हैं, लाइक अगर एज ए कंपनी हो तो हाँ उसको हाँ। क्या लाइक उसमें क्या उसके लाइक वैट में या कुछ इस तरह उसको क्या टैक्स वगैरह देना पड़ेगा? अच्छा थोड़ा मेरे साथ रहिए कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको खुद ही आंसर जी जी मिल जाएगा। जी आप जी एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, मैं आपका एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। ठीक है। जी आप ठीक हो मुझे गया। सैलरी देते हैं, ठीक है। ठीक है। सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। हाँ जी एक्सपेंस हो गया। तो आपके जो रेवेन्यू होते हैं, सेल्स होती है, उससे जब एक्सपेंस लेस होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है। ऑब्वियसली। जब प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स कम लगता है। जी ठीक हो गया। अच्छा अब आप मुझे एम्प्लॉयमेंट के अलावा आप मुझे बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक जी जी जनरल एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे 100 पाउंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं किसी भी वजह से, जी तो आप मुझे उस 100 पाउंड से आपका और भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, जी तो आपका और भी टैक्स कम हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि लाइक कंपनीज को गवर्नमेंट भी कोई बेनिफिट देती है, लाइक हम जो बेनिफिट्स लाइक एज एम्प्लॉयर अगर मैं बात करूँ तो जब हम्म। एम्प्लॉय को हम बेनिफिट दे रहे होते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो हमें उसका कुछ लाइक बेनिफिट दे रही होती है या हमें उसका कोई फायदा नहीं, तो सिर्फ हम टैक्स से ही लाइक हमारे टैक्स ही बच रहा होता है? अच्छा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात ऐसे नहीं कि हमने जितने एग्जाम बेनिफिट पढ़े हैं ना, जी जरूरी नहीं कि सारे आपको मिले, शायद इसमें एक भी आपको ना मिले या शायद ठीक आपको हो दो गया। तीन मिले हैं, ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया। आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। और सेकेंडली एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी जी एम्प्लॉयर होता है ना, जी जी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको हायर करता हूँ ना, जी और मैं ये कहता हूँ कि यार आप स्किल्ड बंदे हैं, मैंने आपको जो है ना घर भी आपको प्रोवाइड करना है रहने के लिए, मैंने आपको हम्म। पेट्रोल का खर्चा भी देना है, ठीक तो है। और मैंने अपने पास बजट लगे कि मैं इस बंदे को 1.5 लाख रुपए सैलरी दूंगा, ठीक है ना। ठीक तो है। अब मैं आपको जब सैलरी ऑफर करूंगा ना तो मैं वो 1.5 लाख में से पहले क्या कहते हैं ना पेट्रोल का खर्चा भी लेस करूंगा, हाउस रेंट भी लेस करूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा आप 1,20,000 पे आ जाओ और ये बेनिफिट्स लेंगे।
सही 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 सही। ठीक है, आपकी जो ठीक। एम्प्लॉयमेंट, जो आपको सैलरी डिसाइड होती है ना, वो इस तरह से होती जी। है। नहीं, फिर असल मैंने एक बजट। असल में जी। इसमें मैं फायदा देखना चाह रहा हूँ कि अगर हम लाइक अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देते हैं, हमारा वो मतलब अपने एक्सपेंसेस उसमें वो एक्सपेंसेस में ऐड होता जाएगा, ठीक है, अब इससे हमारा टैक्स लेस होता जाएगा। क्या हम ये सारे बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं? हमें कोई गवर्नमेंट या कोई बंदा पूछता तो नहीं कि आप ये क्यों दे रहे हो? आपको गवर्नमेंट ने कहा कि दे। नहीं, वही ना, लाइक कोई ऐसा थ्रेशोल्ड या कोई ऐसी मैं आपकी लिमिट बात है? समझ गया, जी मैं जी आपकी बात समझ गया, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इन केस आप अगर बेनिफिट्स देते हैं, जी जी तो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से आप ये चीज देखिए, एम्प्लॉयज को क्या क्या चीज एग्जाम्प्ट है, क्या क्या चीज टैक्सेबल है। जी। गवर्नमेंट ने कंपनी को फोर्स तो नहीं किया ना कि भाई आप ये चीजें दो, वो तो कंपनी ठीक हो अपनी गया। मर्जी से दे रही है। ठीक है, ठीक, तो ऐसा मतलब हम कुछ उसको होता नहीं है। एक्सपेंसेस में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप एक्सपेंस ठीक है, जारी बात है, मतलब खुद वो एक करेंगे। अटैक से बचने का तरीका समझने की कोशिश करो। अच्छा, दूसरी हाँ। थिंग ये है कि लाइक एज ए एम्प्लॉय, लाइक मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट, इसमें से कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो हम्म। ये लाइक जितनी इन्होंने लिमिट दी है तब तक ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, उससे ऊपर ओहो। जितना भी होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? हाँ, अनलेस जो हमने भी एक स्पेसिफिक पढ़ा, अगर उससे ऊपर हुई तो सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल होगी। वो जो हमने पढ़ा ना, मतलब अगर आप। हाँ जी हाँ। जी जो हमने पढ़ा ना, अगर आप विद इन यूके, अगर आप किसी होटलिंग करते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से जाना पड़ता है और आपको £5 अ नाइट यूके में स्टे करने के मिलते हैं, तो वो जी, एग्जाम है। ठीक हो गया। अगर आपको ठीक हो गया। £6 मिले तो 6 के 6 टैक्सेबल हो। अच्छा, वो लाइक 5 भी हमें वो रियायत नहीं मिलेगी, लाइक नहीं सारे के नहीं, सारे ही ये टैक्सेबल हो इस जाएंगे? इसमें इसमें पंगा है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें ये पंगा है कि अगर आपको £1 भी ऊपर मिले तो सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल होगी। मतलब जो लिमिट दी हुई है ना तब तक ही जो है ना हाँ वो हम बेनिफिट में है, उसके हाँ आगे नहीं। हाँ। और बाकी जितने ठीक भी हमने पढ़े थे ना, उसमें क्या होता है, जो लिमिट हमें दी हुई ना, वो एग्जाम है। उससे ऊपर एक्सेस अमाउंट है ना, वो टैक्सेबल होगी हमारी। सही। ठीक हो और गया। ये जितने लेकिन भी बेनिफिट्स हैं, ये सारे के हम्म, सारे हमारी पे में ऐड होते हैं, लाइक ऐड होने के बाद हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, या इनके ऊपर अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है, या? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ये जो है ना, आपको आपकी पे स्लिप में ये चीजें शो नहीं होती कि हाँ इतना बेनिफिट, अगर बेनिफिट को शो करने लगे तो वो तो आपकी सैलरी बढ़ाएगा। जी ठीक जी। है ना, तो आपकी पे स्लिप में ये चीजें ऐड नहीं होती, आपको जस्ट एक बेनिफिट मिल रहा होता है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल इधर पाकिस्तान में किसी कंपनी में काम करो और आपको लंच मिल रहा है, जी। तो वो आपकी जब पे स्लिप थी तो उसमें ये तो नहीं लिखी भाई यकम तारीख के लंच का खर्चा ₹150 आया था, 2 तारीख के लंच का इतना खर्चा था, ये तो नहीं लिखता था ना। ठीक है। तो ये चीज आपको अपनी तरफ से दिया जाता है। सही होगा। और नूर अली साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नूर अली, आप कोई क्वेश्चन है, रेज हैंड किए हुए हैं। मुजम्मिल साहब, आपको भी क्वेश्चन है या अभी आप ही पूछ रहे थे? जी जी, मेरा क्वेश्चन है। जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई पढ़ाई थी आपने, हम्म। इसके अंदर ये सारी कंडीशंस कंप्लीट होना जरूरी है एक एम्प्लॉयमेंट नहीं, एग्रीमेंट के ये अंदर? जो है ना, ये जस्ट एक बताने के लिए कि इनमें से कोई भी कंडीशन आप मीट कर रहे हैं ना। अब यार देखो, नॉर्मली तो मुझे पता नहीं कि भाई आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो ना। आपको पता नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये वैसे वैसे उन्होंने एक अच्छा। बताए हुए, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कि आप जॉब कर रहे हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, तो इनमें से कोई कंडीशन अगर आप मीट कर रहे अच्छा, हैं तो इसमें फिर इसमें आप क्वेश्चन एम्प्लॉय। क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर एक बंदा जो है पाकिस्तान में बैठा है और यूके के किसी अकाउंटिंग फर्म के लिए काम कर रहा है और यूके की फर्म उसे इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करती, तो क्या हाँ। वो उसके पेरोल पे होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अब उनका एम्प्लॉय। देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। हाँ। आप कह रहे हैं आप यूके फर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या वो आपको फिक्स सैलरी दे रहे हैं? जी जी। अच्छा, फिक्स सैलरी दे रहे हैं। अब नॉर्मली जो मैंने देखा हुआ है पाकिस्तानी फर्म्स में, तो वो वहां पे उसको पेरोल पे शो नहीं करते। ठीक हो गया। ओके। क्योंकि पेरोल पे इसलिए शो नहीं करते हैं कि आपको वो यूके की मिनिमम वेज से कम पैसे दे रहे होते हैं। आप कोई 200, 300, 400 या जी। 500 पाउंड दे रहे होंगे, और वहाँ पे मिनिमम वेज कुछ 1600 पाउंड बनती है। हम्म। तो वो, और सेकेंडली वो टैक्सेस से बचने के लिए, ज़ाहिर बात है, अगर वो आपको फिर सैलरी देगा तो उस पे वो नेशनल इंश्योरेंस वगैरह भी फिर पे करेगा उधर, तो वो इन चीजों से बचने के लिए आपको तो बस तो फिर एज वो सब कॉन्ट्रैक्टर रखा रहा होता है।
कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, ठीक है। हाँ, सब कॉन्ट्रैक्ट कितना है, बस एक्सपेंस क्रिएट किया तो कि भाई ये मैं सब कॉन्ट्रैक्ट किससे काम करा रहा हूँ, ठीक है क्या? ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, हम आते हैं थोड़ा सा टैक्सेबल बेनिफिट्स की तरफ। सॉरी सर, एक और क्वेश्चन था। ये टॉपिक थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं ना, ओके एंड पे फोन ओके, कर ठीक है सकते ठीक हैं, है ठीक। ठीक। थैंक यू। ओके, लिविंग एकोमोडेशन, अगर तो आपको कोई घर दिया गया है रहने के लिए आपकी जॉब की वजह से, तो देन उसका बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जहां तक बात है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल भी कहा कि ये आप लोग का दर्द सर होगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने चले, आप लोगों ने जस्ट एक फ्लेवर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको सिंपली अगर आपने किसी के लिए रियल लाइफ में अगर काम करा तो सिंपली उसको कहोगे कि भाई मुझे P11D फॉर्म अपना भेज दो, तो क्योंकि ये चीजें करने एम्प्लॉयर के करने वाली होती है, एम्प्लॉय की करने वाली नहीं होती है। ये जो है ना कंपनी परफॉर्म करती है, आप नहीं परफॉर्म करेंगे। अगर आप इसकी टैक्स रिटर्न बना रहे तो सिंपली आपको P11D फॉर्म देगा, उसमें फिगर लिखी हो कि भाई इतना हाउस अलाउंस मिला होता है या जो भी था, आप बस सिंपल वो अमाउंट उठाने टैक्स रिटर्न में शो कर देनी है, बात खत्म। लेकिन अच्छा, बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर आपको घर दिया हुआ है तो उस घर की क्या वैल्यू होगी, कितना टैक्स आपको उस पे बनेगा, टैक्सेबल बेनिफिट आपको कितना बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि उसकी एनुअल वैल्यू कितनी है, प्लस एडिशनल बेनिफिट इफ द कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन इज मोर देन 75,000, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट क्या चीज़ है वो हम नीचे पढ़ते हैं। एडिशनल बेनिफिट भी हमने एनुअल वैल्यू के साथ ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी, जैसे 1 लाख आ गई है, घर की वैल्यू 1 लाख आ गई है, और उसे क्या कहते हैं ना, अनअवेलेबिलिटी, अगर आप, जरूरी नहीं आपका पूरा पूरा साल वो घर ऑक्यूपाई किया, अगर पूरा साल किए हुए तो फिर तो जाहिर बात है कोई उसका पोर्शन आप नहीं करेंगे। अगर जैसे अगर आप आधा साल रहे हैं, तो अगर जैसे 10,000 का अगर वो बेनिफिट बनता है, तो वो चूंकि 12 12 महीने में 10,000 बनता है, अगर आप 6 महीने से रहे तो जाहिर बात है उसको पोर्शन करके 5,000 आपको अनअवेलेबिलिटी जो होती है वो लेस कराएंगे। और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, अगर आप अपनी जेब से कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या आपकी सैलरी से कोई हाउस अलाउंस डिडक्ट हो रहा है, तो उसको भी आप लेस करेंगे। उसके बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा, और वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलावा वो एक एडिशनल बेनिफिट ऐड होगा, और वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, हमने एडिशनल बेनिफिट पढ़ा, वो क्या चीज है? ड्यूरेशन, एडिशनल बेनिफिट या ड्यूरेशन बिटवीन, जो परचेज डेट होती है प्रॉपर्टी की एंड प्रोविजन डेट। प्रोविजन डेट देखते हैं अब क्या है। अगर तो वो घर छह जिस जब परचेज किया गया था, अगर वो 6 साल से उसको कम अरसा हुआ है, तो आपने क्या करना है, वो घर की कीमत लेनी है। कैपिटल इंप्रूवमेंट, अगर उस घर में कोई मेजर इंप्रूवमेंट की गई, रिपेयर मेंटेनेंस से मेजर इंप्रूवमेंट, मतलब कोई कार पोर्च शायद 10 बन गई या ऊपर अलग फ्लोर बना दिया गया, ये वो इस तरह की जो इंप्रूवमेंट होती है बड़ी वाली, ये नहीं कि नल का खराब है वो ठीक कर ले, वो कैपिटल इंप्रूवमेंट नहीं होती है। वो जो होती है ना रेवेन्यू इंप्रूवमेंट, उनको अगर आप कहना चाहे कह सकते, कैपिटल इंप्रूवमेंट नहीं होती है। तो इस टैक्स ईयर से पहले, पिछले ईयर जो डेट ऑफ परचेज से लेके इस साल के स्टार्ट तक जितने उसमें कैपिटल इंप्रूवमेंट हुई होगी वो सारी मिला के उससे आपने अमाउंट लेस कर देनी 75,000, और उस अमाउंट पर 2% जो है ना आपका एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा एनुअल वैल्यू के साथ। एनुअल वैल्यू इस घर की जितनी होगी, जैसे 80,000 है, 80,000 के साथ ये 2% की अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और बाकी हम सब कैलकुलेट करके आपके पास टैक्सेबल बेनिफिट आ जाएगा, और इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अगर तो उस प्रॉपर्टी को परचेज किए हुए 6 साल से ज्यादा हुए हैं, तो मार्केट वैल्यू एट प्रोविजन डेट, प्रोविजन डेट जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक हो गया, प्लस कैपिटल इंप्रूवमेंट आफ्टर प्रोविजन डेट से लेके आज तक जो पीरियड होगा, उसमें अगर कोई कैपिटल इंप्रूवमेंट होगी जिस पर हमने पहले पढ़ा, वो वैल्यू ला के लिख लेंगे। उसमें 75,000 आप लेस कर लेंगे, जो अमाउंट आपके पास आ जाएगी उसका 2% आप लेके ये एडिशनल बेनिफिट आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो आपके पास एनुअल वैल्यू आ जाएगी, और जो एडिशनल बेनिफिट है वो भी आ जाएगा। आपके पास हाउस की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट। उसमें से अगर आपके पास वो घर पूरे साल उसमें अगर कोई कुछ महीने आप अनअवेलेबल थे या वो घर आपके लिए अलॉटेड नहीं था,
या तो वो पीरियड भी आपको उससे प्रोपोर्शन करके वो लेस कर लेंगे। अगर आप अपनी तरफ से कोई उस घर के रेंट में या आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से कोई उसका हाउस अलाउंस डिडक्ट हो रहा है या आप अपनी जेब से रेंट की कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो लेस करके जो आपके पास रेंट का अमाउंट बचेगी वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट कहलाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, जो प्रॉपर्टी है, अगर तो वो एम्प्लॉयर ने भी किसी रेंट पे ली हुई है, तो आपका टैक्सेबल बेनिफिट क्या किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी के साथ जॉब करता हूँ और उस कंपनी ने किसी से घर किराए पे ले ली और मुझे क्या करो कराया हमने, ठीक हो गया। तो टैक्सेबल बेनिफिट क्या क्या होगा। अब टैक्सेबल बेनिफिट इन दो में से जो हायर होगा ना वो मेरे टैक्सेबल बेनिफिट होगा, कि एक्चुअल रेंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर, जो मेरा एम्प्लॉयर है वो एक्चुअली जितना रेंट पे कर रहा है, या ये अमाउंट ज्यादा हो, या एनुअल वैल्यू, उस घर की जो एनुअल वैल्यू है वो अगर ज्यादा हो, मतलब साल की, तो वो इन दोनों में से जो जो चीज हायर होगी वो मेरा टैक्सेबल बेनिफिट होगा और उसका मुझे फिर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन इज डिजाइन अकोमोडेशन इज जॉब रिलेटेड। अच्छा, अगर तो मेरी जॉब की वजह से मुझे कोई, एक तो है ना कि मुझे जस्ट एज अ बेनिफिट मुझे एक घर दिया जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद की वजह से, इस्लामाबाद में मैं लेट्स से रहता हूँ और मुझे कंपनी कहती है कि हम आपको घर देते हैं आप उसमें रहें, तो वो मुझे एक बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन अगर मैं लाहौर, मुझे स्पेशली अपनी जॉब की वजह से मुझे मेरी कंपनी को मुझे लाहौर भेजना पड़े, किसी दूसरी सिटी, और वहां मुझे घर दे, तो तब वो मेरे लिए एग्जाम्पल होगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो क्या कंडीशंस है। अगर तो एकोमोडेशन जो है ना जॉब रिलेटेड है, तो आपने क्या कर, मतलब उसमें क्या चीज देखते हैं कि प्रॉपर परफॉर्मेंस फॉर द एम्प्लॉय ड्यूटीज, क्योंकि जाहिर बात है मैं डेली लाहौर तो आने जाने से रहा, ठीक है, इस्लामाबाद से लाहौर आने जाने से रहा, तो मुझे उन्होंने लाहौर में घर प्रोवाइड कर दिया कि आप यहाँ पे रहे और यहाँ से काम करें, तो वो मेरे लिए फिर एग्जाम्पल तो मेरा टैक्सेबल बेनिफिट नहीं होगा। बेटर परफॉर्मेंस हो, जाहिर बात है, ताकि फिर मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ थ्रेट टू एम्प्लॉयज लाइफ, अगर इस वजह से मुझे कंपनी मुझे घर दे रही है, मैं कोई इतना ही स्पेशल हूँ कि मेरी कंपनी के नहीं आपकी जान को खतरा है और हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो, तो हम आपको सिक्योर प्लेस पे घर दे रहे हैं और आप उधर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में अगर मुझे घर दे देगा तो वो मेरे लिए एग्जाम्पल होगा टैक्सेबल। डायरेक्टर को भी ये, अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी के तभी आपको अगर ये बेनिफिट आपको अगर घर दिया जाए, ये आपके लिए एग्जाम्पल होगा। लेकिन सिर्फ ऊपर की ये ऊपर की ये दो कंडीशंस पे, तीसरी वाली पे नहीं, इस वजह से नहीं, ठीक है ना। अच्छा, expenses connected to living accommodation, expenses such as light and heat are taxable on the employee if they are paid by employer। अगर आपको जो बिजली गैस वगैरह का बिल भी अगर आपके एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उसका 10% जो है ना तो अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड किया जाएगा और वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा, ठीक हो गया। कार बेनिफिट एक होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंपनी, आपको नहीं, अगर कंपनी की कोई अपनी वैन है, पोस्टर है या कोई बस है, अगर उस तरह का सिनेरियो है तो फिर तो आपके लिए एग्जाम का है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको कोई गाड़ी दी गई है, तो देन मतलब जो सिर्फ आपके लिए एंटाइटल्ड हो, कोई और उसको ना चलाए, तब अभी ये सिनेरियो हम देखते हैं। अगर तो पूल कार है, पूल कार मतलब नो टैक्सेबल बेनिफिट विल अराइज इधर कार प्रोवाइडेड इज अ पूल कार, मतलब अगर पूल कार आपको दी गई है तो उस पर वो टैक्सेबल नहीं होगी। पूल कार कब वो होगी, इट इज यूज बाय मोर देन वन एम्प्लॉय, ठीक है, वो एक एम्प्लॉय से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। एनी प्राइवेट यूज एंड इंसिडेंटल, एनी प्राइवेट यूज मतलब कि मैं उसको अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर सकता, या कहीं रेयरली कहीं मैं अगर कहीं एक आध दफा हो जाए, तो वो पूल कार कहलाई जाती है और वो आपके लिए एग्जाम्पल होता है। और थर्ड के, नॉर्मली वो जो गाड़ी है या वो वैन जो है वो कंपनी के प्रेमिसेस में रहे, ना कि आपकी पर्सनल रेजिडेंस में वो खड़ी रहे। अगर वो जाहिर बात अगर आपके घर में खड़ी रहे तो मतलब वो आपको ही दी गई है ना, फिर गाड़ी बेशक कंपनी के नाम पे हो ना। लेकिन अगर वो सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप दे रही है और सिर्फ अकेले आप उसमें आ नहीं जा रहे, किसी कोई और एम्प्लॉयज में उसमें आ जा रहे हैं,
तो वो कूल कार कंसिडर की जाती है और वो बेनिफिट जो आपके लिए एग्जाम्प्ट होता है। अब इसका वाइस वर्सा देखते हैं। अगर एक डेडिकेटेड गाड़ी आपको दी गई है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर होता है एम्प्लॉइज को गाड़ी दे देते हैं और वो मतलब उसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकता है, मतलब ऑफिस तो आना जाना करता है, लेकिन उसके बाद जनाब वो फैमिली को लेके खाने पीने भी जा रहा है, ट्रिप्स पे भी जा रहा है, घर मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर रहा है वो। तो अगर वो सिनेरियो होता है तो फिर क्या होता है, एडजस्टेड लिस्ट प्राइस हम नीचे देखते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कार हम देख लेते हैं इनटू CO2 इमिशन। अच्छा जी, CO2 इमिशन हम आते हैं पहले, ये दो दो टर्म्स जो है ना इसको हम देखते हैं कि भाई एडजस्टेड लिस्ट प्राइस क्या है, CO2 इमिशन। अब आप लोग को थोड़ी हैरान है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसमें मिशन किससे क्या ताल्लुक है। इसका ताल्लुक है तो पाकिस्तान में हमें इन चीजों का ख्याल नहीं होता है, लेकिन यूके में इन चीजों का ख्याल होता है। आपकी जो होता है ना हर साल गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है, वो देखा जाता है कि भाई आपकी गाड़ी रोड लीगल है भी या नहीं, या इतनी पुरानी तो नहीं कि भाई वो रोड पे चलने के काबिल है, तब आपको एक लाइस वो मिलता है एक किस्म के क्या है, आपको एग्जाम की इजाजतनामा मिलता है कि हाँ भी ये गाड़ी चला सकते हैं चलने की हालत में, अदरवाइज वो सीज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते, अगर देखी गई तो चालान होंगे, ये गाड़ी सीज कर देते हैं। एडजस्ट लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस मार्केट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, बट जॉब की वजह से गाड़ी मिली, मेहरान गाड़ी मिली या अल्टो गाड़ी मिली, तो अल्टो गाड़ी की मार्केट में जो प्राइस होगी वो प्लस कॉस्ट एम्प्लॉयर फॉर एडिशनल एक्सेसरीज। अगर मेरा एम्प्लॉयर ने उस गाड़ी में कोई एडिशनल एक्सेसरीज लगाई, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक सिस्टम लगा दिया है या वट एवर जो भी एक्सेसरीज लगाई है, तो कॉस्ट प्लस वो एडिशनल एक्सेसरीज, और उससे हम लेस क्या करेंगे, अगर एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कोई पैसे उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं लेकिन अप टू £5,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे एम्प्लॉयर ने गाड़ी परचेज की, मैं यूके की अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर उसने £10,000 की गाड़ी परचेज की, ठीक है ना, 1,000 2,000 की उसने एक्सेसरीज डाल दी, और 3 4 हज़ार जो है ना मैंने अपनी जेब से अपने एम्प्लॉयर को पे कर दी कि ये मतलब मैं कंट्रीब्यूट करूँ कॉस्ट ऑफ परचेजिंग में। तो 12,000 की गाड़ी पड़ी थी, 12,000 में से हम 4,000 लेस करें तो 6,000 कॉस्ट बच गई। उसको हमने मल्टीप्लाई किस चीज से करना है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से, कि भाई वो कितनी इमिशन कर रहे हैं उसका अपना एक रेट होता है। बाय द वे आप जब गाड़ी परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि भाई ये गाड़ी जो है ना कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर जो है ना वो एक्सेल करती है। तो वो जो आपकी गाड़ी का मैनुअल होता है उसमें उसके स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि भाई ये गाड़ी जो है ना पर 1 किलोमीटर चलने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। जितनी ज्यादा ओमिट कर दे मतलब ज्यादा पोल्यूट कर रही है तो आपको ज्यादा उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कम करती है, अब इलेक्ट्रिक जो होती है वो चूंकि फ्यूल फ्री होती है, वो इलेक्ट्रिक होती है तो वो जीरो एमिशन कार होती है और उनकी CO2 एमिशन नील होती है। अच्छा, तो जाहिर बात अगर आप 6,000 की गाड़ी मिली और वो इलेक्ट्रिक कार है, तो अगर 6,000 को मल्टीप्लाई बाय जीरो करोगे तो कितना बनेगा, जीरो बनेगा, तो आपके लिए उसका टैक्सेबल बेनिफिट भी नील होगा। अच्छा, CO2 इमिशन के अगर हम देखें, अगर तो वो उसकी CO2 इमिशन 51 ग्राम से लेकर 54 ग्राम पर किलोमीटर है, तो पेट्रोल कार के लिए परसेंटेज 15 है, डीजल कार के लिए भी 15 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर उसकी 55 ग्राम पर किलोमीटर है तो वो 16 पेट्रोल के लिए, और डीजल कार के लिए भी 16, और अगर उसकी 55 से अबव जाती है तो इफ CO2 इमिशन एक्सीड करती है 55 ग्राम से पर किलोमीटर से, देन 1% इंक्रीज फॉर ईच कंप्लीट एडिशनल 5 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं ना, अब पेट्रोल कार के लिए कितना है 55 ग्राम पे 16%। अगर हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है ना 60 ग्राम पर किलोमीटर ग्राम्स पर किलोमीटर वो CO2 इमिट कर रही है 60 किलोमीटर पे, तो 55 से कितने CO2 इमिशन ग्राम ज्यादा कर रही है, 5। तो हर 5 पे 1% आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मेरी कार 60 ग्राम पर किलोमीटर CO2 इमिट कर रही है तो मुझे 17% टैक्स देना पड़ेगा। और सेम इस तरफ जो बड़ी गाड़ी होती है V8 और ये V12 इंजन वाली बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, सारी बात होती है 220 और पत्नी कहाँ कहाँ तक जाती है।
तो इस तरह ही हर 5 CO2 ग्राम पर किलोमीटर पे आपने 1% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन अप टू 37% पे एक बार पहुंच जाए तो बस, फिर उसके बाद ऊपर जितनी भी जाती है आपको मैक्सिमम 37% लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 6,000 पाउंड की गाड़ी है, उसके अगर मैं कहता हूँ तो वो 52 ग्राम पर किलोमीटर कर रहा है, तो 6,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी आ, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, तो आपके पास फिगर आ जाएंगे 6,000 का, अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है यार। हम अगर एक्सेल शीट पे मैं थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट कर लूँ, 6,000 इंटू 0.15, तो ये 900 मेरे पास बनता है। अब 900 से मैंने क्या करना है, नॉन अवेलेबिलिटी, हम चूंकि हमने कहा ना हम पूरे टैक्स ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, अगर उस टैक्स ईयर में वो किसी ड्यूरेशन में या कुछ मंथ्स के लिए अगर वो मुझे अवेलेबल नहीं है, तो ये 6,000 ये 900 को मैं 12 पर डिवाइड करूंगा, जितने मंथ्स मेरे लिए अनअवेलेबल होगी वो अमाउंट मैं लेस कर दूंगा। और अगर मैं कोई प्राइवेट यूज के लिए कंट्रीब्यूट एडिशनल करूं, कॉस्ट ऑफ, एक तो हमने पढ़ा ना गाड़ी परचेज करने के लिए जो हम कंट्रीब्यूट करें एक को, और सेकंडली एक ये है जो चलाने के लिए, अगर आपको 100-200 पाउंड दे रहे हैं तो 900 पाउंड में से एक तो अनअवेलेबल जो पीरियड होगा वो आप लेस कर लोगे, और जो आप कंट्रीब्यूट करें वो लेस कर लेंगे, तो आपके पास एंड में 300-400 पाउंड जितना भी बनेगा वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब फ्यूल बेनिफिट पे आ जाते हैं। ये फ्यूल बेनिफिट वो कैसे होता है, अगर आपको फ्यूल दिया जा रहा है तो उसका क्या सीन होता है। If employer provide fuel for private use of motor car, then fuel benefit will be calculated as 25,300 into CO2 emission। अभी जो हमने CO2 emission पढ़ी ना, कि आपकी कार, लक्ष्य में अगर मैं ये कहता हूँ कि जो गाड़ी दी गई है और उसका फ्यूल भी मुझे कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है, तो उस पे अब जाहिर बात है, अब मैं जैसे मेरी 6 बजे छुट्टी हो जाती शाम को, तो 6 बजे से लेकर रात अगले ऑफिस जाने तक जो बाकी टाइम अगर मैं उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो एक बेनिफिट है ना। अगर उस तरह कंपनी की कार होती, वो आती मुझे पिक करते और ड्रॉप करते, फिर तो मैं उसको नहीं यूज कर सकता था अपने पर्सनल यूज के लिए। लेकिन अगर उसको मैं अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो और उसका फ्यूल भी कंपनी मुझे दे रही है, जिस तरह हम कहते हैं कि 200-250 लीटर वगैरह में मिलता है, जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं, इस तरह यूके में उसको भी सर कैलकुलेट किया जाता है। सिंपली आप क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट है 25,300 को आपने मल्टीप्लाई करना है आपकी गाड़ी की CO2 एमिशन से। ठीक है, अब हमने जो चेक किया ना, 16% या 15% हमारी कार की CO2 एमिशन है, तो अगर उसको मैं सिंपली थोड़ा कैलकुलेटर मार के चेक कर लेता हूँ। 25,300 इंटू 0.15, 3,795, 3,795 बनते हैं। तो ये मेरे लिए फ्यूल बेनिफिट होगा, और ये भी मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलावा जो मेरे बेनिफिट्स होंगे ना P11D उसमें ऐड होगा, और उस पर मुझे फिर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इफ एम्प्लॉय रिम्बर्स द फुल फ्यूल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर देन नो फ्यूल बेनिफिट। अच्छा, जो आप प्राइवेट यूज या आपको जो गाड़ी मिली है और जो फ्यूल कॉस्ट आप प्राइवेटली यूज कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं आपको अगर 100 लीटर अलाउ है, और आपको 100 का 100 ही कंज्यूम कर लेते पूरा मंथ, ठीक है। अब लेकिन आपको ऑफिस आने जाने का जो ट्रैवल है वो हम कहते हैं कि 50 पाउंड 50 लीटर्स बनता है, तो एडिशनल 50 लीटर जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, अगर वो आप अपने एम्प्लॉयर को रिम्बर्स करते हो, देन ऑब्वियसली आपको फ्यूल बेनिफिट नहीं पड़ेगा और आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, और सेम अगर जाहिर उस तरह अगर आपने, अगर आप सारा का सारा फ्यूल बेनिफिट उसका रिवर्ट नहीं करते हैं और पार्शल करते हैं, तो उसको आप प्रोपोर्शनेट करके जितना परसेंट आप नहीं देंगे उतना आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, और वो आपको फिर देना पड़ेगा। वैन बेनिफिट, अच्छा, वैन बेनिफिट के अगर तो आपको, एक तो हमने पढ़ा ना कि आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई वैन वगैरह लगाई, लेकिन अगर आपको कोई उन्होंने वैन दी, गाड़ी नहीं वैन, अब देखिए गाड़ी और वैन में फर्क होता है। अगर आपको वैन दी हुई है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। इफ
If a van is provided to employer for private use, then the taxable benefit is 3,600 per annum. ये फिक्स अमाउंट है 3,600 जो है ना, ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा. If employer also provide fuel for the van, then additional taxable benefit is 688 per annum will rise. अगर आपको वैन भी दिया हुआ है और आपको फ्यूल भी दे रहा है तो आपका टैक्सेबल बेनिफिट कितना होगा? 3,600 जो है वो आपका वैन का बेनिफिट हो जाएगा और 688 जो है ना आपका फ्यूल का बेनिफिट हो जाएगा. ये दोनों अमाउंट मिला के आई बिलीव 4,300 या 400 बनेगा. तो ये अमाउंट जो है ना आपका P11D में शो होगा और उस पर आपको एडिशनल फिर टैक्स पे करना पड़ेगा. अच्छा, both van and fuel benefit will divide equally if a van is used by more than 1 year. एग्जैक्टली अगर वो वैन दो दो बंदे कर रहे हैं तो ये जो हमें लिमिट्स दी हुई या जो बेनिफिट्स है ये अकॉर्डिंगली फिर आप उसको डिवाइड करेंगे और अपना पोर्शन फिर आप देंगे. अच्छा, अगर वो वैन जो आपकी दी है अगर वो इलेक्ट्रिक है तो जाहिर बात है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको कुछ अराइज नहीं होगा. यूज ऑफ एसेट, अगर आपका कोई कंपनी का एसेट जो है वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब क्या सिनेरियो होगा. अब फॉर एग्जाम्पल इसके अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपको कंपनी ने लैपटॉप दिया होगा, आप रोजाना ऑफिस अपने साथ लैपटॉप ले जाते हैं, लेकिन आप उस लैपटॉप को घर लाते हैं और उसको पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह की अगर कोई एसेट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं, वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं और आपकी एम्प्लॉयर ने आपको दिए हुए, देन उनके उनका टैक्सेबल बेनिफिट किस तरह कैलकुलेट होगा. If employer provide asset except those which have special rule, for example car van का चूंकि हमने अलग से पढ़ लिया था, to an employee for private use, then the taxable amount is higher of. अब इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा कि 20% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट व्हेन फर्स्ट प्रोवाइडेड. 20%. अब लैपटॉप फॉर एग्जांपल कहते कि 1,000 पाउंड का लैपटॉप था तो 1,000 पाउंड का 20% कितना बनता है? 200 बनता है या 200 या रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर. अगर वो लैपटॉप भी अगर लेट्स अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया हुआ है और हम कहते हैं कि जना वो महीने के 100 पाउंड देता है उसका रेंट, तो इन दोनों में 200 और 100 में हायर कौन सा था? और इसमें 200 था, 200 आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट होगा. अच्छा जी. अच्छा, ये बाकी एक दो छोटे छोटे ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऐसा कुछ वो नहीं. अगर आप लोग कोई आप लोग को समझना है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. ये नोट्स मैं आप लोग को इंशाल्लाह आज ही प्रोवाइड कर दूंगा जो एम्प्लॉयमेंट इनकम का हमने जितना पढ़ा. आपका राइट नाउ अभी इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट इनकम का डॉक्यूमेंट से हम जब हमारी टैक्स रिटर्न हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर पे, उसमें प्रॉपर हम वैल्यूज ले जाएंगे. हम पहले खुद ही कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर पे भी ले जाएंगे. देखते हैं कि भाईजान हम जो टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं वो और सॉफ्टवेयर कितना आपस में इन लाइन है, क्या हम ठीक भी कर रहे हैं या नहीं. इंशाल्लाह ठीक भी होगा. नो वरीज. जी सईद साहब, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे जी सर. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पेरोल पे लाइक अभी पहले डिस्कस हुआ था कि पेरोल पे शो नहीं करते कुछ एम्प्लॉयज लाइक कम वेजेस देने के लिए, तो उसका एम्प्लॉयर को क्या फायदा होता है? लाइक ठीक है उसने कम वेजेस दी उसको, मतलब वो तो एक सिनेरियो हो गया, लेकिन उसको उसका उल्टा नुकसान भी तो हो सकता है, लाइक वो अपने अकाउंट से अगर पेमेंट करता है तो. तो वो उसको एज सब कॉन्ट्रैक्टर या कुछ शो करता है ना. नहीं लाइक अगर वो डायरेक्ट दे रहा है, लाइक जो क्या क्या एम्प्लॉयर है, मालूम डायरेक्ट. हाँ हाँ. मीन्स कि किसी ने हायर किया हुआ, लाइक किसी भी एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है इन द यूके और आउटसाइड द यूके, सो यार वो उसको. मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ना. जी जी. मैं तकरीबन 2-2.5 साल मैंने घर से जो काम किया था जी तो जी. मैं इसी तरह ही था. अब मैंने भी यूके के फर्म के लिए काम कर रहा था. ठीक मैं है. उनके पेरोल जो मंथली सबमिट होता था ना उसमें मेरा नाम नहीं था, मोहम्मद वकास उसमें नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा. सैलरी हर महीने मिलती थी. सही है. लेकिन जब उस कंपनी उस फर्म के अकाउंट्स बनते थे जी तो जी. मुझे जितनी अमाउंट जितनी सैलरी आती थी वो जी. पाउंड में कन्वर्ट करके वो एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट मेंशन करते थे वो, क्योंकि बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे तो जा रहे थे ना. वो आपको एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर शो कर रहा था? हाँ जी. अच्छा 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 अच्छा, ठीक मतलब
ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि मैं ना यूके में रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, लाइक सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो वो उनको ना पे, लाइक एक कंपनी है तो वो आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनको पे कैश में कर रहे होते हैं। तो असल में वो सिनेरियो यार ये मैं यार पूछना चाह रहा था कि देखें, या जब, जरूरी नहीं कि सब कॉन्ट्रैक्टर ही शो करे। अक्सर होता जी है ना, टेम्पररी स्टाफ में शो कर देते, कभी किस चीज में शो कर, इन शॉर्ट पेरोल पे नहीं रखते। क्योंकि अगर ठीक है, पेरोल पे रखते हैं, अगर गवर्नमेंट को पता चला है, तो यूके में मिनिमम वेज ही आजकल पता नहीं 10.29 टेन है कि फोर्टी टू कितनी है, है ना, पर 1042 है। 10.42 है ना, टेन पॉइंट फोर जी टू पाउंड जी पर आवर आपको पे करना है। अब टेन फोर्टी जी टू अगर मैं एक रफ कैलकुलेट करूँ, जी जी 10.42 इंटू दिन के 8 घंटे होते हैं, ठीक हो जी, गया। 8 घंटे, अ, तो 80 ये प्लस हो गया। बनते हैं, 82 और और थ्री अगर पाउंड, और कितने वर्किंग डेज अगर मैं करूँ तो लाइक 20 वर्किंग तकरीबन डेज दैट। 22, अगर मैं 22 वर्किंग डेज डालता हूँ, तो ये 1833 पाउंड बनते हैं। और जी इसको जी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 350 पे पर मिनिमम, जी ये पाकिस्तान 6.5 लाख रुपए बनते जी जी हैं। तो यहाँ पे आपको 1.5-2 लाख रुपए दे रहे होते हैं, और उधर 6.5 लाख बनते हैं। तो इस जी वजह से वो पेरोल पे आपको शो नहीं करते। और सेकेंडली, अगर वो आपको पेरोल पे शो करेंगे, तो उनको नेशनल इंश्योरेंस भी आपकी बिहाफ पे भी HMRC को पे करना पड़ेगा। जी। ठीक हो। नहीं, असल में चीज मैं ये समझना चाह रहा हूँ, लाइक वो बंदा है उसने आगे, अब उसके अकाउंट से तो जा रही है पेमेंट, लाइक वो तो काम कर रहा है पीछे पीछे किसी कंपनी के साथ, जो भी उसका सिस्टम है बड़ी कंपनी का, वो आगे जब पे कर रहा होगा वो इस तरह पे कर रहा होगा कि उसके अकाउंट से कुछ भी नहीं जा रहा। लेकिन असल में तो उसके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो रही है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, लाइक HMRC को या। यार देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, ठीक है ना। यूके का पर्सनल टैक्स और कंपनी का टैक्स जो है ना, दो डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। अगर हम सही पहले है। बात करते हैं इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल है, आप यूके में बैठे हुए हैं, जी आप जी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आपको जी, सैलरी मिल रही है, आप सैलरी पे आप टैक्स दे रहे हो, फिर रिमेनिंग पैसों का HMRC आपसे नहीं पूछती कि भाई कहाँ गए। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप बातें हैं कि आपकी अपनी कंपनी है यूके में, ठीक हो गया, जी तो जी, ये आपकी कंपनी का अपना बिजनेस अकाउंट होगा। ठीक हो गया। सही है, बिल्कुल। अब अगर उस बिजनेस अकाउंट से वो मुझे पेमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मेरे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं उसको शो कराएगा, इस जी जी एक्सपेंस को। जी जी अब इस एक्सपेंस को वो कहाँ शो कराएगा, या सब कॉन्ट्रैक्ट में शो करा देगा, या टेम्पररी वेजेस या टेम्पररी स्टाफ में शो करा देगा, कहीं ना कहीं वो किसी ने उस एक्सपेंस को घुसा देगा, जो कि नहीं पता नहीं, साफ सी ठीक बात। ये, ठीक है, तो ये जो टेम्परेरी स्टाफ या ये जो जितने भी आगे, ये आप पढ़ाएंगे हमें उसमें चीज़ें कि किस तरह, कैसे लाइक, आप क्या देखना पढ़ना मतलब चाह रहे मतलब ये है कि जो आप कंपनी हमें आगे पढ़ाएंगे, ये तो अभी इंडिविजुअल है, हैं। हाँ ठीक है। लाइक हाँ हाँ कंपनी में जब हम जाएंगे तो आप बताएंगे कि ये जो हम सब कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे होते हैं, ठीक है, या हाँ हाँ। हमारा जो अपना एम्प्लॉय होता है खुद, उसको किस तरह हम पे कर रहे होते हैं, लाइक आगे वो कैश पे काम कर रहा होता है हमारे साथ, लेकिन हम उसको किस तरह जाहिर मैनेज बात किस है, तरह कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे यार। क्योंकि अजीब। पता नहीं, अब हाँ थोड़ा सा असल में ना चीज़ें, मैं जो रूट लेवल पे चीज़ें ना वो मुझे पता है कि वहाँ पे किस तरह काम हो रहा होता है, ठीक है। हाँ हाँ। तो टोटल 2 नंबर तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज थोड़ा इस्तेमाल करना, पता नहीं कोई भी ऐसा बंदा बीच में हो सकता है, वो कहेगा यार ये किस तरह की मतलब 2 नंबर बातें कर रहे हैं। तो असल में वो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोग, लाइक हम पे तो कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट से ही, उनके ही अकाउंट से आ रहे हैं, लाइक आगे लिखा होता है, कंपनी का नेम भी लिखा होता है कि फलां कंपनी के नेम से आ रहे हैं, लेकिन वो पे हाँ, कैश लैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज को वो कैसे इलेबोरेट कर रहे होते हैं, ये मेरा असल पूछने का मकसद था। तो भाई बड़े तरीके हैं। जी, यही वो बड़े। चीज है जो मैं बीच में से ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ। चलो, ये वक्त आने पर फिर अब यार, अब सीधी सीधी चीजें सीखो ना तुम, गलत साइड पे कच्चे रास्ते पे मत जाओ ना। नहीं, ये भी तो देखना अब देखो जरूरी चीजें हैं। देखो, मेरी बात सुनो, अकाउंटेंट के बारे में कहा जाता है कि उसको आप वन लिख दो, वन, जी और जी, उसको बता दो इसके आगे कितने जीरो लगाने हैं, तो वो आपको लगा देगा और उसको जस्टिफाई भी कर देगा, ठीक है। तो हम भी तो सर वो भी वही करना चाह रहे हैं ना। तो अब अब, छोड़ देना वो हरकतें, छोड़ देना, चले थोड़े बहुत तरीके बता देंगे, कोई मसला नहीं हाँ जी, ये लाजमी बताइएगा। है। यार देखो, इसमें सिंपल ये चीज होती है, अगर तो वो अपने बिजनेस अकाउंट से पेमेंट कर रहा है ना, तो जी, बिजनेस अकाउंट आपके अकाउंट्स में पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ठीक उस है, एक्सपेंसेस को आप जो है ना, ये अपने डायरेक्टर लोन अकाउंट जो होता है ना, उसमें शो करा देते हो, या आप इस तरह कोई इनकम स्टेटमेंट के किसी हेड में डाल देते हो, टेम्पररी स्टाफ में डाल दिया, या डायरेक्ट वेजेस में डाल दिया,
सही पेरोल है। के अलावा एक होता है डायरेक्ट वेजेस, कि आप सही है। डेली के बेस पे कोई डिफरेंट बंदों का आप रख लेते हैं, टेम्पररी स्टाफ आप रख लेते हैं, टेम्पररी स्टाफ रखते हैं लोग। सही है। टेम्परेरी स्टाफ का जो है वो टैक्स नहीं होता? नहीं 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 नहीं, वो वन ऑफ होता है ना, एक दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, वो आपके पेरोल पे रजिस्टर्ड नहीं होते। और वो अच्छा। मतलब बाय लॉ भी आप उसको कर सकते हैं, मतलब एक आध दिन के लिए अक्सर होता है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा दोस्त है पेशावर में, उनकी अपनी बेकरी है, ठीक है ना। जी। उनकी माशाल्लाह तीन चार बेकरीज है, लेकिन अब ईद के दिन, ईद के चांद रात अगर आपने नोट किया, बेकरी पे अच्छा खासा रश होता है। हाँ अब जी। नॉर्मली बेकरी में तीन चार बंदे होते हैं, ठीक है ना। जी जी। लेकिन ईद के दिनों में दो तीन बंदे वो इसी तरह ये रख एक्स्ट्रा। लेते हैं। हाँ जी, दो एक्स्ट्रा रख देते हैं। 1000 1500 रुपए पे दिन का रख लेते हैं, या 2000 रुपए दे देते हैं। ठीक दो है। दिन उन साथ डेली वेज उसके लिए, तो उसका डायरेक्ट स्टाफ होगा। अगर ठीक है। यही बेकरी यूके में होती, तो वो जी जी। उसको ऐसे ही कर, ये मैंने टेम्पररी स्टाफ रखा, ये मैंने उसको पैसे दिए। सही है। अब लेकिन अब इस अब जी जी मैं आपके यही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जी। अब यूके में मिनिमम वेज कितनी है? अभी हमने 1042। देखा ना, कोई 1800 समथिंग बन रही है ना, जी 1800, जी। 1850 बन रही है। जी 1800 कर लें, राउंड अबाउट कर लें। अब अब अगर आप माइंड ना करें तो आपको, अगर आप किसी यूके फर्म से पाकिस्तान में काम करते हो, आपको कितने पाउंड सैलरी दे रहे कहाँ देंगे सर, हमें तो हैं? 500 देंगे, 600 देंगे मंथ की। 500 600 दे दे तो क्या कहते हैं, लुडिया डालना साहब। नहीं, मैं एक वो कर चल रहा हूँ वो ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे कर एक नहीं रहा किसी के एग्जांपल, साथ। जी जी। लेट्स से आपको 500 पाउंड दे रहे, ठीक हो गया ना। जी। तो तकरीबन ये 10 दिनों की सैलरी हो गई, ये ठीक हो गया। हाँ जी। तो उसी 10 दिनों के लिए मैंने एक टेम्पररी स्टाफ रख लिया। सही हो गया। तो ये टेम्परेरी स्टाफ को भी तो उसने एक्सप्लेन करना है ना। इतना नहीं होते, अल्लाह ना करे अगर आपकी, और क्या कहता है ना, देखो एचएमआरसी इसके लिए नहीं बैठे हुए कि आपने अकाउंट सबमिट किया ना। और जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अकाउंट सबमिट करते हैं ना, उसमें जी। इनकम स्टेटमेंट आप नहीं सबमिट करते, आप सिर्फ बैलेंस शीट सबमिट करते हो, ठीक है। ठीक है। उसमें इनकम स्टेटमेंट ये नहीं होता कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, उसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना था, पेरोल एक्सपेंस कितना था, ये चीजें नहीं होती, अब बैलेंस शीट सबमिट करते हो। और एचएमआरसी इतना वेला नहीं बैठे हुए कि हर दूसरा अकाउंट को लेके बैठ के उसकी इन्वेस्टिगेशन करता रहे। वो एक बस किस्मत होती है, अगर आपको उनकी नजर आप पे पड़ गई तो ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्ट अदालत में खड़ा करती है, पहले आप कहें कि यार आपके अकाउंट जो आपने सबमिट किए इसमें हमें ये ऑब्जर्वेशन है, तो काइंडली सही है। काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कर दें। तो क्या आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन या उसको बना के जो भी रिसीट्स है वट जो भी होंगे, वो आपको प्रेजेंट कर दो, कहेंगे जी माजरत चाहते हैं, हमें थोड़ा सा शक था, आपने क्लियर करके बात करता। और अगर आपने सही हो शक गया। दूर नहीं किया तो फिर कहेंगे भाई जान थोड़ा सा जुर्माना दे दें, और आइंदा ठीक इस है। तरह की गलती ना कीजिए, इसको और ये आगे अकाउंट्स दोबारा इन अमेंड करके जमा कर दें। जी जी, इन चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करेंगे आगे अगले टॉपिक्स में, कंपनी के टॉपिक्स में। भाई अब देखिए, आप माशाल्लाह यूके रह के आए हो, तो आपको सीधे सीधा काम पता है। जी। अब जो है ना, वो कच्चा रास्ता बीच में देखना चाह रहे हैं। अब नहीं, बाकी असल बंदे में जो है ना, वो कुछ थोड़े बहुत सीधा कच्चे रास्ता। रास्ते, कच्चे रास्ते उधर बनाए भी है ना, तो कच्चे रास्तों पे चलना पड़ता है, उधर मजबूरी है, ठीक है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए असल में कुछ चीज़ें हैं, लाइक मेरी कंपनी है असल में उधर ना, तो अच्छा, फिर आप ऐसे करें ना कि आप मेरे साथ जी। पर्सनल में कोऑर्डिनेट कर लिया करें, ठीक है। अच्छा मैंने अच्छा। आपको पहले दिन कहा हुआ है, आप लोगों को ठीक कोई ठीक। मसला हो तो अच्छा। आप लोग मुझसे पर्सनल में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चले, मैं इंशाल्लाह। ये लेक्चर जो है ना, यूट्यूब पे जाकर जी आप जी। खुलेआम जो है ना, ये चीजें ना हाँ करना है आपस सॉरी, में, थोड़ा इसीलिए इसीलिए सा मैं वो एथिकल होते। जी ठीक हो गया, मैं आपसे पर्सनल कांटेक्ट करूंगा। मैं ये नहीं थैंक कर यू। रहा कि मैं आपको बड़े तरीके बताऊंगा, मुझे खुद ही भी नहीं आते हैं, और ना मैं बताना जी पसंद करूंगी, लेकिन आप लोग को जो भी क्वेश्चन है यार, जी जी। अगर आपको कोई मुश्किलात नहीं सामने नहीं, आती है मुझे बिल्कुल बस आप मुझे पूछ बस समझ नहीं है चीज़ें कुछ एक दो, तो वो मैं आपसे सकते हैं। कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है सर, अच्छा, थैंक यू वेरी एनीवन मच। एल्स, किस पे कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। नूर अली साहब जी, आपने इतनी बार अस्सलाम हाथ खड़ा वालेकुम किया, सर, लेकिन कैसे आपने हैं आप? क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा है जी। वालेकुम सलाम। जी पूछे क्वेश्चन, पूछे नूर अली साहब। और सर सवाल बिल्कुल जनरल सा है मेरा, बेसिकली सर जो हैंडआउट्स आप जहाँ से हमें ये गाइडलाइंस वगैरह एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, सर इसकी कोई पीडीएफ या कोई अगर बुक वगैरह मिल जाए ताकि हम इस इसको अपना पढ़ के और नेक्स्ट क्लास में जो है ना अंडरस्टैंडिंग सर अपना बेटर हो जाए, क्योंकि आज भी सर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा था और जो है ना मैं पूरी अपना कंप्लीट ले नहीं सका सर, इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। बाय द तो वे, मैं सर आप लोग सवाल एक बहुत को, जन
जी जी पूछे। सर बस सर यही सवाल था कि सर जो एक्सट्रैक्ट आपने ये दिया है सर, ये कोई टैक्स गाइडलाइंस हैं या उस चीज को ना थोड़ी खुद ही अपना गो थ्रू करें ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो। सर बस ये था। ठीक है, ओके। जहाँ तक बात जो मैं आपको ये टैक्स रूल्स वगैरह कंपाइल करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ये मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। मैं डेली के लेक्चर आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ एडवांस में शेयर करें, तो चले मैं मेरे जो एक सीक्वेंस है, मैं चले बिल्कुल मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर कर लूंगा। सेकेंडली, जहां तक बात है ये आते कहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने जाहिर बात है हम जो अब चूंकि हम एसीसी में हमने अपना पढ़ा होता है कि ये टैक्स यूके का ही हमने टैक्स चूंकि पढ़ा भी होता है। सेकेंडरी प्रैक्टिसिंग भी हम यूके टैक्सेशन के ही है, तो हमें थोड़ा चीजों का पता होता है। हम बुक से भी काफी चीजें ले लेते हैं, या किसी चीज में अगर हमें कंफ्यूजन होती है या समझ नहीं आती, हम क्लैरिटी नहीं होती है, हम HMRC की वेबसाइट से भी लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी लॉ या रूल जो है ना टैक्स का, आपको अगर देखना है, सिंपली वो चीज आप गूगल पे लिखे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि वैन बेनिफिट हो गया या लिविंग एकोमोडेशन बेनिफिट हो गया, गूगल पे लेके आगे साथ लिख लें एज पर HMRC, ठीक है। या एम्प्लॉयमेंट इनकम के बारे में वट जो भी आपने लिखना, आगे अपने साथ लिख देना है एज पर HMRC। वो आपको सारा सारा बता देगा कि भाई क्या है। अब अगर मैं आप लोग को जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, पर्सनल अलाउंस फॉर 2023 2023 एज पर HMRC। तो ये आपके पास जो पहली वेबसाइट खुलेगी ना gov.uk, जो मैं आप लोग को बता रहा था, ये पहली वेबसाइट जो है ना, ये आप HMRC की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप ओपन करके भी पढ़ सकते हैं। सेकेंडली देखिए, स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस 12,570 आपके लिए अवेलेबल। ये जो gov.uk की वेबसाइट होती है, ये HMRC की अपनी है। और इसको आप अभी फिर डिटेल में आप जितना चाहे, जितना डिटेल में आगे जाना चाहे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक हो। ये HMRC की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में SBR की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो आप इजी हो के आपको जो भी क्वेश्चन हो, जितना भी जो भी कंसर्न हो, आराम से डिटेल में उसको पढ़ते रहे। अव्वल तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को ये सारी चीजें करवाऊंगा। अदरवाइज उसके बाद अगर कोई चीजें होती है बाद में भी, अगर आपको जरूरत पड़ती है, सिंपली आप उसको गूगल करें और उसको आगे सिर्फ एक वर्ड साथ लिखे एज पर HMRC या एज पर यूके लिखें। पहली वेबसाइट जो gov.uk की होगी, ये HMRC की ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आपको उसका प्रॉपर रेफरेंस पर आगे इसमें अब जाते रहेंगे, इंट्रोडक्शन है, इनकम टैक्स रिलीफ, हजार चीजें आगे पर। क्या कहते हैं, इतना कुछ है ना कि अब सालों बैठे रहे ना, ये चीजें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये बैक एंड पे तो जो भी लॉ वगैरह होता है, वो तो बैक एंड पे बहुत फिर एक्सटेंसिव होता है। बहुत सी सारी चीजें तो हम तो जस्ट हम तो सीधे सीधे रूल पढ़े कि भाई इतना इतना रूल है। अब ये रूल बना कैसे, किस बेस पे बना था, क्या क्या ड्राफ्ट लॉ किस तरह बना था, फिर उसमें क्या क्या चीजें आई थी, इस तरह करा जाए तो वो तो फिर बहुत लेंथी हो जाता है हमारा। अब वो जारी बात, हम यहाँ पे लॉ या टैक्सेशन उसके लिए तो नहीं बैठे हुए हमने। जाहिर बात हमें टैक्सेशन पढ़नी है, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है यार। जाहिर बात आप यूके टैक्स इसलिए सीख रहे हो कि आप अर्निंग कोई कर सको, कोई फ्रीलांस आप लोग कर सको, या किसी यूके फर्म से आप जॉब कर सको। तो यूके फर्म्स में जो चीजें होती हैं, या यूके में जिस जो जो चीजें कॉमनली यूज होती है, उसका हम टैक्स पर्पस देखेंगे। और हमारा उन चीजों पे फोकस होगा जो 90-95% आपके लिए यूज में आएंगे। हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि जो छोटी मोटी चीज जो आपको कभी जिंदगी में एक आध दफा सामने है और उस पर हम अपना टाइम वेस्ट करें। हाँ, अगर आए तो बिल्कुल आप उसको गूगल करें, HMRC की वेबसाइट पे जाए, डिटेल में उसको पढ़ें। मैं बेशक आप लोग को ACCA की बुक भी भेज दूंगा। बट वही आपकी बात हुई ना कि पहले मुझे एक्चुअली, मैं इस वजह से ये प्रेफर करूँ कि मैं अपने अंदाजे से समझ पढ़ाऊँ, कि मैं जस्ट आपको बुक नहीं पढ़ा रहा, मैं जो है ना पिछले 7-8 सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, उसके निचोड़ आपको बता रहा हूँ। अब ये रूल जो है ना, अब ये रूल देखो, सारे किसी को भी नहीं याद होते, ना कोई याद रख सकता है, ठीक है ना।
जो कॉमन चीजें होती है ना, जो आप फ्रीक्वेंटली आपके सामने आती है, वो आपको याद होती है, वो आप रेगुलर यूज कर रहे होते हैं। अब कोई नई चीज अगर मैं काम करूँ, मेरे सामने की हो, अब मेरे माइंड में कि हाँ यार, इस तरह का तो कोई इस तरह का रूल था या क्या फिगर थी मेरे माइंड में, सिंपली मैं गूगल पे जाता हूँ, उसको लिखता कि एज पर मार्क्स से लिख दो, हाँ मुझे आता, हाँ बिल्कुल ये ऐसा होता था। पर अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज तो उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट देखे और पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत कम ही होती है, जो कॉमनली जो चीजें यूज होती है ना, वो यही चीजें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है क्या? किसी का कोई और क्वेश्चन तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर क्लास को समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, डिस्पाइट हमारी क्लास के बाद भी अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होता है मुझसे, तो प्लीज आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पे आप लोग परेशान ना हो। जी। सर सदीद है, आपका नंबर इंस्टीट्यूट से मिल सकता है? जी। जी ठीक है, थैंक यू। ओके जी। टेक केयर। इंशाल्लाह अल्लाह मिलते हैं हाफिज। नेक्स्ट मंडे को। और मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नोट्स, मेरी पूरी कोशिश मैं आप लोग को आज ही शेयर, रात को भी मैं शेयर कर दूं। जी। नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें प्रिपेयर करना, मैं आप लोग हाँ को जी। रात को शेयर, नहीं तो मॉर्निंग में इंशाल्लाह तक भेजेगा। जी ठीक है ये फिर? मिल जाए तो बेटर हो जाएगा सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक अल्लाह केयर जी, हाफिज। अल्लाह अल्लाह। हाफिज।